I got them tacos. So I just got up from no I didn't got up, मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि यार मैं केमिस्ट्री का डेक बना लूँ, मतलब पूरा अंकी का डेक कंप्लीट कर लूँ. इट वाज हार्ड, मुश्किल, दुख दर्द पीड़ा, whatever you want to call it, it was hard to do that. मेरे से नहीं हुआ और उसकी वजह से मेरे 1-2 घंटे वेस्ट हो गए, क्योंकि मैं फ़ाइट कर रहा था कि नहीं यार कर ले कंप्लीट, कर ले कंप्लीट, कर ले कंप्लीट, जबकि मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे सीधा कुछ और कोई और सब्जेक्ट पकड़ लेना चाहिए था. खैर बकवास बहुत हो गई. लेट्स गेट इट ऑन. फिज़िक्स करना. फिज़िक्स हमने काफ़ी दिनों से छेड़ ही नहीं है. फिज़िक्स करता. टाइम मिला तो क्या करना, और टाइम मिलेगा तो देखेंगे और क्या क्या करना. ये 2 मैंने जो क्वेश्चन स्किप किए थे, ये एक्चुअली उन चैप्टर्स के थे जो हमने या तो किए नहीं, और जो पहला वाला क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ ये वाला किया तो है मैंने, बट मुझे कुछ इसमें कन्फ्यूजन थी. कन्फ्यूजन कब क्लियर होगी, जब ये चैप्टर पूरा प्रॉपरली करेंगे तब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटम्स हम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है सही बात है. उनके वैलेंस और कंडक्शन बैंड सेपरेटेड है एनर्जी गैप से. विच आर द फॉलोइंग केस, ये एनर्जी गैप है, उनके बीच का एनर्जी गैप क्या होता है. जैसे एक तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर एक आपके कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके बीच का जो गैप होता है, एनर्जी का गैप होता है, कंडक्शन ऊपर रहता है ना. आई होप कंडक्शन ऊपर होता है, क्योंकि वही कंडक्ट करवाएंगे. मैं मान के चल रहा हूँ कंडक्शन ऊपर है ना. अगर कुछ मतलब कुछ नई चीज़ें होती हैं या हमें इंफॉर्मेशन आती है तो हम चेंज कर लेंगे उसे. यार कोई पर्टिकुलर होता है यार, कुछ पर्टिकुलर टर्म होता है. अगर केस में कुछ एविडेंस नया पॉपअप किया तो खैर छोड़ जो भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ ट्रू इन देयर केस. एनर्जी गैप कार्बन का छोटा है एनर्जी गैप जर्मीनियम से, एनर्जी गैप कार्बन का बड़ा है सिलिकॉन से, कार्बन का छोटा है सिलिकॉन से, सिलिकॉन जर्मीनियम का, सिलिकॉन और कार्बन का बराबर है. मेरे हिसाब से एनर्जी गैप तीनों में ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, तो आई विल गो विथ सी. अच्छा, कार्बन का एनर्जी गैप बड़ा है सिलिकॉन से, इसलिए मैं भी सिलिकॉन यूज़ करते हैं. बड़े होने का क्या मतलब है, मतलब मान लो आप वैलेंस बैंड से डेवलपमेंट, हाँ मैं भूल गया था डेवलपमेंट, अगर कुछ डेवलपमेंट होती है इन्फॉर्मेशन में, आपको अगर वैलेंस बैंड पे जाना है कंडक्शन बैंड पे, तो आपको कार्बन में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. शायद इसलिए हम लोग सिलिकॉन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी कम लगती है बैंड जंप कराने में. 2 पार्टिकल, अरे कंस्ट्रेंट वाला हमने पार्ट पढ़ा नहीं अच्छे से, तो मैं इसे रेड फ्लैग करके बरी कर रहा हूँ. बरी मतलब ये नहीं होता कि मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, मतलब ये नेक्स्ट टाइम वाले सेशन में आएगा, इस सेशन में नहीं आने वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज एन इम्प्योरिटी इनटू सिलिकॉन प्रोड्यूसेस एन टाइप. एन टाइप क्या होता है, नेगेटिव टाइप. मतलब देखो सिलिकॉन लेते हो आप, ठीक है इतना ध्यान रखना. तो सिलिकॉन लेने का क्या मतलब है, मैं क्यों इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ. सिलिकॉन ले रहे हो तो सिलिकॉन ग्रुप नंबर कितने 14 पे आता है. एन टाइप में आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक आप आगे बढ़ते हो 15. ये कैसे मैंने लॉजिक लगा दिया, एक्चुअली देखो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी 4. अगर आप 4 वैलेंसी वाले को 4 वैलेंसी के साथ ही ऐड करोगे, दोनों को कंबाइन कर दोगे, तो आपके पास फ्री तो कुछ रहा ही नहीं है ना. सिलिकॉन जो है वो दूसरे मान लो कार्बन के साथ कर दिया तो बॉन्ड बना लेंगे सारे के सारे. लेकिन अगर आप 4 वैलेंसी वालों को 5 वैलेंसी के साथ जोड़ते हो, तो उससे उसका मतलब क्या बनता है, उसका मतलब बनता है कि सिलिकॉन अपने 1 2 3 4 मिलेगा मान लो फॉस्फोरस से या नाइट्रोजन से मान लो, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. मतलब लॉजिक लगा लो. मैं ऑब्वियसली ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, डजेंट मैटर. आपको पता है कि सिलिकॉन के जो 4 हैं, ये तो सल्फ़र हो गया, सिलिकॉन के 4 क्या ऑप्शन है, फॉस्फोरस. हाँ तो फॉस्फोरस भी होता है, क्योंकि ये होता है ना ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, शायद आर्सेनिक, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब होता है ग्रुप उसमें, तो फॉस्फोरस होगा आंसर. द हॉरिजॉन्टल रेंज इन मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज. अब देखो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है. हॉरिजॉन्टल रेंज, आपने कुछ थ्रो किया अगर, ठीक है, मान लो आपने यहाँ से ऐसे थ्रो कर दी बॉल, तो वो कहाँ जाके गिरेगी, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं.
सिंपल सीधा सा हॉरिजॉन्टल रेंज। मैं इस चीज़ को एच मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एक होती है वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट क्या होती है? वर्टिकल हाइट जैसे जो सुनने में लग रहा है वही है टॉप पे। अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं मतलब कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल होता है, मतलब जो रास्ता हो गया, कहीं ना कहीं ये टॉप पे होगा। उस टॉप हाइट को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। अरे सॉरी, ये क्या कर दिया। हाँ, इसे एच ले लेते हैं, नीचे वाले को आर ले लेंगे। क्यों भाई, कंपलसरी थोड़ी होता है। सही बात है, कंपलसरी नहीं होता है। एक्चुअली इनके डेरिवेशन में ना एच और आर ले रखा है, और मैं अब मेरा आंसर चेक होगा, कंफर्म होगा तो वहीं से होगा। कलर कौन सा, ये वाला कलर है? ये कलर नहीं है, छोड़ो। ऐसे इडियोसिंक्रेटिक को कर भी क्या लूँगा मैं। अरे वाह, आर ठीक है। अब इन दोनों के ना फॉर्मूला डिराइव करना था। जहाँ तक मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम कोशिश करी थी और मेरे से डिराइव नहीं हुआ था, तो एक और बार कोशिश करते हैं। पहले निकाल लेते हैं रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है, देखो अब ये ध्यान रखना है ना, एक जगह मैं तो कन्वेंशन बता देता हूँ पहले। ये ऊपर जाओ तो पॉजिटिव मान रहा हूँ, आगे जाओ तो पॉजिटिव मान रहा हूँ, नीचे जाओ तो नेगेटिव है, और पीछे जाओ तो भी नेगेटिव है। अब आप देखोगे, जो आपको देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, मान कोई भी चीज़ होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, हमेशा नीचे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे फोर्स लग रही है या यहाँ पे फोर्स लग रही है। आप कहोगे यार फोर्स नहीं लग रही तो ये आगे कैसे मूव कर रहा है? फेंका था ना हमने, फोर्स लगाया था पहले, फेंका था, तो फोर्स दे उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी दी थी, तो काइनेटिक एनर्जी तो कैरी करेगा, वो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी से। देखो अब ये देखो, वो टॉप पे भी जा रहा था अपनी काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन एक जगह ख़त्म हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, फिर उसमें ख़त्म तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि चलो छोड़ो। बेसिकली मैं कहने का मतलब था कि यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, बिल्कुल आप नॉर्मल उसमें वो लगा सकते हो। वेक्टर की ब्यूटी ही यही है कि आप उसको बीच से तोड़ दो। डिवाइड एंड रूल वाला, वी हैव टू बी ब्रिटिश इन इट, वी हैव टू एक्ट लाइक ब्रिटिश विद डिवाइड एंड रूल। हम यहाँ पे दोनों कंपोनेंट डिवाइड कर देंगे, एक एक्स कंपोनेंट हो गया जो ऊपर वाला, सॉरी एक वाई कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में कोई इनके पास एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो एक एक्स ऐसा यूनिट है जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, तो हम सीधा इसमें लगा दें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड यानी कि यू कॉस थीटा लेके चल रहा हूँ मैं, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। अब देखो मैं एक्चुअली मेरा एंड गोल क्या है, मैं डिराइव क्यों कर रहा हूँ, आप नोटिस करना ना, अगर आप इफ़ यू स्टे ऑन दिस ट्रैक लॉन्ग इनफ, आपको एच और आर के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगी, जिससे वैसे हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो, लेकिन ये थोड़ी चीटिंग हो गई, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि टी को रिप्लेस करना है। मान लो आपको नहीं पता कि इसका आगे अगला स्टेप क्या है, कोई बात नहीं, इसलिए मैं अभी टी को वो नहीं कर रहा। आपको मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अब मैं भंट आदमी हूँ, मैं जेन्युइनली हूँ, मुझे नहीं पता कि टी के साथ क्या करना है। मुझे अगर मैंने पहली बार किया होता तो मुझे नहीं आइडिया होता। फिर मैं जाता हूँ हॉरिजॉन्टल पे। अब हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी यार? मैक्सिमम हाइट हो जाएगी उसकी v इक्वल टू 80 से निकाल लेते हैं। अच्छा, v इक्वल टू 80 से निकालोगे, चलो निकाल के देखो। क्यों? देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो इसलिए v इक्वल टू 80 यूज़ किया। यहाँ पर यूज़ नहीं किया क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं थी। वैसे अगर यूज़ कर भी लोगे तब भी आपका वही आंसर आने का। देखो टॉप पे स्पीड क्या है, टॉप पे स्पीड होगी 0 आपकी, ठीक है जी, टॉप की स्पीड तो 0, तो v यानी कि 0 इज इक्वल टू यू था u साइन थीटा प्लस, ऐसे रुक जाओ, 80 नीचे जा रहा है, और t जो है ये ध्यान रखना कि t है हाफ, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ टाइम। देखो टॉप पे जाने के लिए देखो आधा समय निकालेगा यहाँ जाने में, आधा समय आएगा नीचे आने में। आपको आपके डाउनफॉल और सक्सेस में लगभग बराबर ही समय लगता है। ये एक बहुत बेकार एनालॉजी है, बट यूज़ कर रहा हूँ मैं ताकि याद रहे। तो t/2 हो गया, ठीक है, नो कैप।
कैपिटल T/2 रख रहा हूँ मैं इसे, कैपिटल T/2, क्योंकि हमने अच्छा नहीं यहाँ पे भी स्मॉल टी लिया था। रुक जाओ, इसको कैपिटल T बना दो। कैपिटल T अच्छा लगता है क्योंकि कैपिटल T हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं ना टोटल टाइम से, इसलिए अच्छा लगता है मुझे। अब आपको रेंज मिल गई, आपको ये भी मिल गया, ठीक है। अब आपको टाइम नहीं चाहिए, अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप चाहिए ना आपको। चाहिए तो एक काम करो, टाइम को हटा दो। टाइम को कैसे हटाएंगे, पहली इक्वेशन को लिखो ऐसे। अभी बाय द वे ये मैं इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, हो सकता है गलत कर रहा हूँ, मैं मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही कर रहा हूँ, बट स्टिल ये इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो सकता। ये हो गया आपके टाइम की एक इक्वेशन, और एक टाइम की एक और दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ रेड से, अच्छा नहीं ब्लू से लिखेंगे। और ये टाइम की दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी, h बराबर है देखो इस पे 2 लगाओगे, मतलब अगर इसे 2 नीचे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, फिर ये डिनोमिनेटर वाला 2 उधर ले जाओ, ठीक है। अब ये GT हो जाएगा, GT आपका सिंपली हो गया 2u। ओहो, अब मुझे थोड़ी गट फीलिंग आने लगी है बेकार कि ये मेरा आंसर गलत होने वाला है। आपका टाइम यहाँ से निकल आया। इन दोनों को इक्वेट कर दो। मुझे ऐसा लग रहा था हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। चलो कोई बात नहीं, इक्वेट करके देखते हैं, ठीक है। r बाय कॉस थीटा बराबर 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा। मुझे पता है यहाँ रियलाइज़ क्यों हो गया, मुझे यहाँ रियलाइज़ हो गया क्योंकि ये माइनस का साइन आ गया। अगर प्योर साइन होता ना, प्योर से मेरा मतलब प्लस माइनस साइन नहीं है, मल्टीप्लाई या डिवाइड का होता तो कट पीट जाता है। आप दोनों साइड को काट पीट दो। अब यहाँ पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, दिक्कत है। मैं श्योर हूँ कि यहाँ भी साइन मतलब सॉल्व करते करते मैं आंसर तक पहुँच सकता हूँ, इतना तो है मुझे। अब ये g इधर जाएगा तो आर जी हो जाएगा, RG बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस 2h के u है, बात है भाई, ये यूरा क्या करूँ बताओ। मेरे पास अभी यहाँ से आगे जाने के लिए कुछ नहीं, और मेरे हिसाब से मैंने अपने आप को दलदल में फंसा लिया। चलो आओ आंसर ही देख लेते हैं सीधा, डेरिवेशन देखेंगे पहले। तो इन्होंने h और r के डिफरेंट फार्मूले यूज़ किए, जो हमने यूज़ किए थे वो नहीं यूज़ किए। अच्छा आओ देखते हैं इन्होंने कौन से फार्मूले यूज़ किए थे। किससे स्टार्ट करें, h से r से? r से स्टार्ट करते हैं। चलो h से स्टार्ट करते हैं। v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हमने जो फार्मूला यूज़ किया था अपनी इक्वेशन में वो ये किया था, u साइन थीटा माइनस GT/2। हाँ एक्चुअली ये मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से आया होगा आपको। ये हॉरिजॉन्टल ये वाला चाहिए ना, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। v स्क्वायर यानी कि 0 को लगाएंगे इज इक्वल टू u स्क्वायर, यानी कि इनिशियल स्पीड हो गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन टू रीटरेट, मैं सिर्फ एक ही उसमें लगा रहा हूँ अभी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर प्लस 2as, तो प्लस 2 नेगेटिव g, s हो गया h आपका, h यहाँ से निकल जाएगा आपका, h हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है भैया, एक्यूरेट है। इनका भी यही आया, हमारा भी यही आया, लेकिन यहाँ तो v स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है।
हाँ, u cos थीटा इंटू टू। अब हमें इसकी जगह जो पहले आया था वो निकालना है। आओ देखते हैं। टी टाइम आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। अगर यार आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहोगे ना, तो आप एक काम ये कर सकते हो, v इक्वल टू यू टी लो और x डायरेक्शन में लगाओ। y डायरेक्शन में तो कुछ होने से रहा, x डायरेक्शन में लगाओ। x डायरेक्शन में v हो गया 0। मैं ये मान रहा हूँ, अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक लगा रहा हूँ मैं, नीचे से लेकर टॉप तक, बॉटम तक नहीं, ऐसे नहीं, बस टॉप तक, जब तक उसका सक्सेस की लैडर चढ़ता रहा वो तब तक। तो v इज इक्वल टू यू था v साइन थीटा प्लस ए टी। और ये स्मॉल टी ना टोटल टाइम नहीं है, ये स्मॉल टी है, टोटल टाइम का हाफ है, क्योंकि ऑब्वियसली आधा टाइम लगता है ऊपर जाने में, आधा टाइम लगता है नीचे आने में। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि स्मॉल टी जो है वो है v साइन थीटा अपॉन जी नेगेटिव, क्योंकि नीचे जा रहा है ना, नीचे हमने नेगेटिव लिया था। अब ये टी मैं अगर यहाँ लगा दूँ क्या, अब आपको इस इक्वेशन को देखो, तो यहाँ पे आपको लगाना है u cos थीटा इंटू टू स्मॉल टी, टू इंटू स्मॉल टी, तो आपका हो गया u cos थीटा इंटू टू वी साइन थीटा बाई जी। वी ना लेके मैं यू लेना चाहिए था मेरे को, टू यू साइन थीटा बाई जी, तो ये हो गया टू यू साइन थीटा बाई जी। और यार तुझे ये भी नहीं आता यार, ये तो बहुत बेसिक काइनेमेटिक है, ये तो बच्चों को 11th क्लास में। ओके, आई डोंट नो मोर देन अ 11th क्लास स्टूडेंट, देयर यू गो, आई सेड इट, सक माय डिक, आई डोंट केयर, आई विल ड्रिंक माई चॉकी मिल्क। हाँ, अगर आप ध्यान दो तो ये हो गया यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर। और बाद में टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, देखो जैसे टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसको आप ये भी लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब ऐसे ना लिख के आप इसे ऐसे लिख लो। आए यार, कोई कुछ नहीं कहेगा, इसे यहाँ रखो प्लस, ठीक है। और ये तब होता है साइन थीटा कॉस थीटा जब आप देखो थीटा थीटा दोनों बराबर है, तो जब साइन टू थीटा लेते हो तब ये निकलता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो या तो याद कर लो, क्योंकि ये कैसे आया कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं निकाल सकता हूँ बैठ के, बट इतना पीछे क्या ही करेंगे जाके, भाई पीछे तो इतना भी जाने की ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है डेरिवेशन, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला, और फिर भी आपको पता होना चाहिए ना कहाँ से आ रहा है फार्मूला। तो ये हो गया साइन टू थीटा बाई जी। आपको एच, आपको क्या ये आर मिल गया, आपको एच मिल गया, अब एच बाई आर कर दो। एच बाई आर कैसे करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं एच बाई आर, आपको चाहिए एच और आर के बीच का रिलेशन, ठीक है। या तो आप जी इक्वेट कर दो तब भी निकल आएगा, या तो एच बाई आर कर दो। एच बाई आर करना मैं ज़्यादा आसान समझूंगा। क्यों ज़्यादा आसान क्यों समझोगे, ऐसी मन कर रहा है, कोई रीज़न नहीं है पर्टिकुलर, ऐसे ही आओ भाई। तो एच बाई आर बन जाएगा आपका, एच बाई आर बन जाएगा, आप ऊपर लिखोगे यू स्क्वायर, नीचे लिखोगे यू स्क्वायर, मैं पहले काट दे रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने काट दिया मैंने। साइन टू थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, और ये साइन टू थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू थीटा, ये जी से जी कट जाएगा, लेकिन ये टू बचा रहेगा, ठीक है। आओ भाई, साइन टू थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, कैसे लिखोगे इसको, इट्स अ गुड क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा,
उससे क्या होगा? कुछ नहीं, सही बात है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी क्लोज हूँ, बट ये टाइम सो फार अवे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइंस को थीटा तो होता है। आ जाओ फिर भी ट्राई करते हैं। h/r यही है भाई, यही है फिजिक्स। यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, ऑल्दो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। I feel like Christopher Columbus when he set out to discover India, and he discovered USA, and then वहीं पे he named that native people the people. I don't know if that's racist or not. I apologize if it's racist. He discovered that they were, उनको लगा कि वो इंडियंस हैं, तो इसलिए उनको भी इंडियन बोला जाता है और हम लोगों को भी इंडियन बोला जाता है। अच्छा, साइन 2 थीटा को क्या लिखूँ मैं? साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूँ पहले की तरह, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि आप साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, नीचे 2 ऑलरेडी था, बन गया भाई, बन गई भी इक्वेशन आ गई। अच्छा फील हो रहा है, जेन्युइनली अच्छा फील हो रहा है। साइन थीटा अपॉन टैन थीटा, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप को। और यही है इक्वेशन, H इज़ इक्वल टू R tan थीटा बाय 4। ये निकालने के लिए बड़ी मेहनत हुई हमारी। नहीं दे रखा। अच्छा देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r, तो H इज इक्वल टू R tan थीटा बाय 4, R tan थीटा बाय 4। ये क्वेश्चन फिर थोड़ी देर में रिपीट होने वाला है, तो डो नॉट वरी। आओ, ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था कि सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन बैंड है, जो एनर्जी गैप है, वो कम है कार्बन के मुकाबले, यानी कार्बन के ज़्यादा है, घुमा के देखा जाओ तो बी है आपका आंसर। अभी ना ये अभी थोड़ी देर जस्ट अभी किया है, तो इसे थोड़ा 10 मिनट आने दो ताकि मैं भूल जाऊँ जो मैंने पढ़ा अभी। इक्वेशन ऑफ अ वेव, हमारे पास वेव की इक्वेशन क्या है? एक एनालॉजी दो। ये क्वेश्चन रेड फ्लैग क्यों है? वेव होती क्या है एक्चुअली? अगर आपको बतानी है कि वेव कहाँ पहुँची है, ये वेव है, आप इसमें कहाँ पहुँचे हो, तो उसके लिए इक्वेशन चाहिए होती है। इसके पीछे का रैशनल बताओ। ये पहले रेड फ्लैग देख कर मैं थोड़ा घबरा गया हूँ, मुझे देखना दो, शायद हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ की हो। देखते हैं, पहले एक बार रीड कर लूँ, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी, ये क्वेश्चन ठीक था, रेड फ्लैग गलती से हो गया तो रिपीट कर दूँगा, कोई बात नहीं भाई। लेकिन इस हिसाब से तो तुमने देख लिया आंसर, करना पड़ता है, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब सेक्रीफाइस तो नहीं, इतनी चीटिंग गलती से करनी पड़ती है। देखो, आपको इक्वेशन ऑफ वेव बताएगी, इट विल प्रिटी मच टेल यू वेयर यू आर इन टर्म्स ऑफ अ वेव एंड व्हेन यू इनपुट द वैल्यू ऑफ एदर वेवलेंथ और टाइम। आप इक्वेशन में या तो वेवलेंथ की वैल्यू डालो या तो टाइम की वैल्यू डालो, आपको पता चल जाएगा कि आप वेव पे कहाँ पे हो। आप टाइम फॉर एन अरे ये बहुत बेकार एनालॉजी थी। फंक्शन का अगर आप मतलब नहीं पता तो ये पढ़ लेना, ये फंक्शन का मतलब है, ये वेव की एनालॉजी नहीं है। ये अच्छे से मैंने फ्रेम नहीं किया, क्या हो सकता है उसके ऊपर रेड फ्लैग हो? नहीं, मैं रेड फ्लैग ऐसी चीज़ों के ऊपर नहीं डालता हूँ। क्योंकि लोग ना फंक्शन का मतलब नहीं समझ पाते हैं। फंक्शन का मतलब ये है कि वो एक ऐसी चीज़ है, आप उसमें वैल्यू इनपुट करो और वो बता देगी आपको, एक और वैल्यू देगी जो आपके काम की है। मतलब मान लो आपको जाननी है कि आपकी पोजीशन कहाँ है लाइन में, मॉर्निंग असेंबली की लाइन में आपकी पोजीशन क्या है, उसमें आप वैल्यू डालोगे यानी कि आपकी हाइट, और उस हिसाब से आपको बताएगी आपकी पोजीशन, जितनी लंबी हाइट उतना पीछे हो गया। वेल इन द ग्राफ बिलो वी कैन नो ओनली द पोजिशन एंड दैट टू जस्ट फॉर। अच्छा देखो, ये वाला जो ग्राफ लिया है, ये हमने ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ हो गई और ये हाइट हो गई आई गेस वेव की। आप मान लो आप डाल रहे हो कि मेरी डेढ़ बताओ, 1.5 मीटर पे वाई पे, जब मैं 1.5 मीटर हूँ तो मैं कहाँ हो सकता हूँ? तो आप 1.5 मीटर जब आप बोलोगे वाई में, तो आप यहाँ हो सकते हो, ये रहा आपका। और उसी समय आप एक्स एक्सिस में 3 मीटर से थोड़ा सा आगे हो। अब आप बोलोगे यार मुझे ऐसी लोकेशन बताओ, मतलब मैं आपको लिख के दे दूँ 4,3, अब बताओ ये आपकी लोकेशन है, और आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है ये रही वो लोकेशन, यहाँ पे थी वेव मेरी। या आपको उल्टा भी बताना है कि ठीक है आपको टाइम रोक दिया। अच्छा, इसमें यही दिक्कत है इस वाले ग्राफ में, क्योंकि टाइम रुका हुआ है, ये कांस्टेंट टाइम पे है।
अच्छा मुझे याद आ गया मैंने रेड फ्लैग क्यों किया था इस पार्ट के लिए। अब जो अगला पार्ट आने वाला है, इसमें जब टाइम ऐड करते हो ना तो ये अलग अलग इक्वेशन कहाँ से आती है, इसके लिए मैंने रेड फ्लैग किया था ये, कि इसे थोड़ा हार्ड कर देते हैं, क्या पता मुझे कभी आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो आप एक सेमीकंडक्टर में, और उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो n है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, और एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड आपकी म्यू है, नहीं ईटा क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, इसे माउस बड़ा क्यों नहीं हो रहा मेरा, जो ये है इसे क्या बोलते हैं, छोड़ो। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज तो आपके नंबर ऑफ चार कैरियर बढ़ जाते हैं, लेकिन आपकी जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो नहीं बढ़ पाती। ड्रिफ्ट स्पीड आपकी है क्या, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में आपको पता है कि सेमीकंडक्टर के बीच में वो है भैया, ये मान लो सिलिकॉन है बहुत सारे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मान लो यहाँ इसने छोड़ दिया, वो इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, ओवरऑल वो आगे आगे बढ़ता रहता है, फिर यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकराता रहता है, फिर यहाँ टकराएगा, लेकिन बढ़ता आगे ही हो। इसका क्या मतलब है, मैं क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन से, तो इनके बीच ये जो स्पीड है यहाँ से यहाँ तक जाने की वो होती है ड्रिफ्ट स्पीड। दिक्कत क्या होती है ना, देखो स्पीड तो देखो आपकी कायदे से बढ़ जानी चाहिए, आप कहोगे कि यार टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, लेकिन वो फिर टकराने भी ज़्यादा लगता है, इसलिए ओवरऑल उसकी स्पीड कुछ बदलती नहीं है। तो मैं तो कहूँगा n विल इंक्रीज, और मतलब ऑब्वियसली चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर लगाते ही बढ़ जाते हैं, सेमीकंडक्टर की खास बात यही है। और मैं तो कहूँगा ये जो ये वाला स्पीड जो ड्रिफ्ट स्पीड वो कम हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी तो कम हो जाएगी। n सेम होती तो मैं शायद सेम कर देता, क्या सेम सही है पता नहीं, आई डोंट नो ऑनेस्टली। A missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। If g is equal to 10 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर then the range of the missile is। अब रेंज का जो फॉर्मूला फिर से ड्राइव कर लेते हैं जल्दी से। r था अपना, ठीक है, r था अपना u cos थीटा इंटू टाइम। पहले तो बाय द वे मैक्सिमम, अगर चलो वही बाद में बता दूंगा, एक्चुअली मैं बताता कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज में थीटा कौन सा चूज़ करना होता है, कोई बात नहीं। टाइम था आपका, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपकी पूरी की पूरी वो थी 2u साइन थीटा बाय जी। नहीं यार टी तो मेरा मैंने दिखाया था, टी जो ऊपर तक जाने का टाइम वो तो u साइन थीटा बाय जी वो था ऊपर तक जाने का, आपको यहाँ पे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है ना, तो इसलिए आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, घुमा फिर आके आपका आंसर आ जाना चाहिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आपको यहाँ पे मैक्सिमम रेंज चाहिए, आर मैक्स, ठीक है, आर मैक्स चाहिए। तो आप चाहोगे कि आपका न्यूमरेटर जितना बड़ा हो सके और डिनोमिनेटर जितना छोटा हो सके। क्या जी को चेंज कर सकते हो, नहीं, 9.8 ले लोगे तो वो खुद चेंज नहीं किया, आपने वैल्यू ले ली बस। वो तो यू स्क्वायर, हाँ ठीक है, स्पीड अच्छी स्पीड है, लेकिन स्पीड आपकी दे रखी है ऑलरेडी, उसको भी नहीं छेड़ सकते। साइन 2 थीटा, हाँ एंगल चेंज कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि ये देखो, आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की, साइन अल्फा बीटा गामा थीटा जिसकी भी वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक, मैक्सिमम कितना है इसमें 1, आप चाहते हो 1 हो जाए, तो साइन 91 होता है, तो थीटा को 45 ले लो, आपको पता चलेगा कि 45 डिग्री के एंगल यानी कि बीच से लॉन्च करना है। और ये थोड़ा सेंस भी बनता है कि हाँ ऐसे फेंको, ज़्यादा ऊपर फेंकोगे तो ऊपर तो जाएगी लेकिन सामने गिर जाएगी, ज़्यादा नीचे फेंकोगे तो ज़मीन में गिर जाएगी। तो आपका आ गया यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर होता है 400 बाय जी कितना लेना था 10, 400 बाय 10 हो गया 40 मीटर। थोड़े और जल्दी हो जाता तो अच्छा लगता है। देखो ये ड्राइव भी किया हमने, क्या बात है, हमारी एनर्जी है, लास्ट टाइम ड्राइव कर चुका है वैसे। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये फॉरबिडन थर्ड फ्लोर चेम्बर कॉरिडोर, थर्ड फ्लोर का कॉरिडोर फॉरबिडन। देखो मैंने आपको ये बहुत अच्छी एनालॉजी दी थी, एनर्जी गैप है, दिस इज़ योर सीट, दिस इज़ यू नो हुज सीट, ठीक है। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर आई से इंसुलेटर, आई से इंटरवेट, उनको कितना भी पुश कर दो वो नहीं जाने वाले यहाँ बात करने के लिए, यहाँ पे दे वोंट हिट इट, दे वोंट ट्राई। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स ये होता है, सेमीकंडक्टर्स उनको थोड़ा हीट दो, यानी कि मतलब इनमें गैप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता,
उनकी बेंच यहाँ पे, उनको थोड़ा हीट दो, उनका थोड़ा अपने दोस्त से वो लेंगे इनकरेजमेंट एंड दे विल गो। उनका एनर्जी गैप और भी छोटा। कंडक्टर बेसिकली साथ में बैठा हुआ है, मतलब यहाँ मान लो जस्ट उसके पीछे, मतलब एकदम वो जो वो नहीं होता बैक रेस्ट होता है उसके ऊपर बैठा हुआ है, बिकॉज ही इज़ सी से कॉकी। तो उसका एनर्जी गैप बहुत स्लो, बहुत कम। तो एनर्जी गैप कंडक्टर्स का बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा यहाँ पे, फिर आता सेमी कंडक्टर, तो बी आंसर। सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? फोर्स देखो दूध दही खाने पे डिपेंडेंट है, नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लगता है मेरे को, जो सब लोग यूज़ करते हैं, मैंने सोचा था, देखो बोरिंग तो है लेकिन बेस्ट एग्जांपल है। सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है पेंडुलम पे जब वो सबसे ज़्यादा घर से दूर होता है। ऐसा मैं ये एनालॉजी यूज़ करी थी, यू विल मिस योर होम, जो नॉस्टैल्जिया सबसे ज़्यादा आपको तब हिट करेगी व्हेन यू आर फार अवे फ्रॉम इट। व्हेन यू आर इन योर होम, ऑब्वियसली आप बैठे होगे अगर बाई चांस घर पे, आप नॉस्टैल्जिक नहीं हो, बट इफ़ यू आर अवे फ्रॉम होम यू मोस्ट प्रोबेबली आर नॉस्टैल्जिक। तो यही एनालॉजी है, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगी उतना ज़्यादा, मान लो आप लाइफ में बहुत कहीं पीछे चले गए, मान लो आप यू आर इन रिहैब और समथिंग, सीरियसली यू स्मोक्ड अ कपल ऑफ ब्लंट्स, आप अपनी लाइफ में पीछे चले गए, या यू स्मोक्ड अ कपल ऑफ गाइज, अपनी लाइफ में आप पीछे चले गए, तो वो आपको आगे आपके घर पे बुलाएगी। मान लो आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, यू स्मोक्ड अ कपल ऑफ कॉर्पोरेशन, लिटिल बिट ऑफ स्टार्टअप्स, आप अपनी आपकी लाइफ में आगे चलोगे, फिर भी यू विल हैव एन अर्निंग कि हाँ संडे यर्निंग, ये वाली YEARNING वाली, क्या कि मैं अपने घर चला जाऊँ, थोड़ा आराम करूँ, थोड़ी मस्ती करूँ, तब भी वो आपको पीछे ही खींचना रहेगा। बेसिकली आप यहाँ जाना चाहते हो मीन पोर्शन में, सो इट इज़ ये वाला एग्जाम, ये इट इज़ इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वो अपनी साइड खींचेगा मीन पोर्शन पे। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, देखो अब यहाँ पे क्या है, तो ये हो जाएगा F बराबर नेगेटिव KX, F बराबर MA होता है, ठीक है, MA हो गया नेगेटिव KX, A हो गया आपका नेगेटिव KX बाय M। अब मुझे नहीं पता ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आ जाता है इन सब चीज़ों में। ओमेगा की वैल्यू होती है, मुझे पता है 2πf, है ना, और क्या पता नहीं यार मुझे, ए और इसमें क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, देख लेते हैं। हाँ ये चीज़ कहाँ से आती है मुझे नहीं पता चला आज तक, मेरे को सर ने समझाया था जबकि, और मैं एक और बार देखा था, ये वीडियो एक और बार देखा था, मैं फिर भूल गया। चलो नो बिगी, इसे हम देख लेंगे। पहली वाली चीज़ तो एटलीस्ट याद थी हमें, मुझे वो स्टार्टिंग में वो भी याद नहीं था मेरे को। अच्छा आई थिंक मुझे समझ में आ गया ये कैसे आया था, है ना। अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, इससे आया है, इससे आया है, ये आपका मतलब पोजीशन है, पोजीशन पता चलेगी आपको A साइन ओमेगा t प्लस माइनस ये कांस्टेंट से फाई से, आप इसे डिफ्रेंशिएट करो इससे, ये बनेगा वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को वो करोगे, वो डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये यहाँ से आया ये, ठीक है, याद आ गया मेरे को। मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आगे मौका मिलेगा, अभी कर लेता भाई, कोई नहीं, आराम से जाएंगे यार आगे, अचानक से नहीं जाने वाले, प्लस आई एम लेजी। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45, यानी कि मैक्सिमम रेंज वाला एंगल, विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एलिवेशन एंगल एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जी देखो फायर किया 45 से, जब टॉप पे पहुंचा होगा तो यहाँ कहीं टॉप पे पहुंचा होगा, फिर मुझे बताओ उसका एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा यार, 45 होगा, नहीं कैसी बातें कर रहे हो, नीचे नहीं होगा क्या, उसे नीचे नहीं खींच लेंगे क्या? अगर मान लो अगर आप कह रहे हो कुछ ठीक है एंगल सेम ही रहेगा, उस लॉजिक से तो वो आगे चलता रहेगा वो तो आगे, अगर आप कह रहे हो कि एंगल नहीं बदलने वाला तो चलता ही रह जाएगा, वो तो कभी नीचे आएगा ही नहीं, उस पर फोर्स लग रही है तभी तो वो एंगल उसको नीचे आ रहा है। खैर जो भी है 45 से कम होगा अपना आंसर। अब कैसे निकालें, निकालने को आप निकाल सकते हो, रेंज का हाफ कर दो, और मतलब देखो tan थीटा जब लगाओगे, tan थीटा हो गया आपका, तो
नहीं यार, एक सेकेंड, ऐसा भी नहीं कर सकते। मैं सोचा था उस समय जो भी आपकी हाइट होगी अपॉन रेंज, तो मैं सोच रहा था रेंज का हाफ हो जाएगा, लेकिन हमें पता कैसे है ये। ऐसा गुड क्वेश्चन, तो गुड क्वेश्चन। मुझे इतना तो पता है इसका आंसर, मेरे हिसाब से ये है शायद इसका आंसर, या तो ये है और या तो ये है। कोई बात नहीं, रुक जाओ, मैंने लास्ट टाइम किया था ये, मुझे अच्छे से याद है। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, कुछ ना कुछ करते हैं, रुक जाओ। आप जाते हो, चलो इसको एक बार रीसेट करें। ओहो, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलो ये कर लेते हैं। आई स्वेयर मैंने जानबूझ के स्किप नहीं किया वो क्वेश्चन। चलो यार, अब लोग कहेंगे जानबूझ के स्किप किया उसने क्वेश्चन, आ भी नहीं रहा वो क्वेश्चन। चलो यही कर लेते हैं, सॉरी, आई अपोलोजाइज। मैं वो क्वेश्चन जेन्युइनली करूँगा, चिंता मत करो। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। देखो मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला 2 बार कर दिया, एक और बार अगर लास्ट टाइम आपको देखना है तो कुछ ऐसा है, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ये चीज़ आई कहाँ से भाई, ये तो बता फर्स्ट चीज। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है आपकी ये इंटू टाइम। भाई क्या स्पीड चेंज नहीं होगी? स्पीड क्यों चेंज होगी? और ये टाइम जो है टोटल जर्नी का है, जाहिर सी बात है, अगर टाइम आधा लगाओगे तो वो आधी रेंज बताएगा आपको। टाइम टोटल जर्नी का है, यहाँ से फेंकी आपने बॉल तो यहाँ आने तक का टाइम है वो, ऑब्वियसली नथिंग ऑब्वियस इन दैट। इनटू टाइम, कलर चेंज करते हैं, इनटू टाइम। भैया जी टाइम का था u साइन थीटा बाई जी, हाँ लेकिन वो हाफ था, मतलब टॉप पोजीशन पहुंचने तक का था, वो आधा ही टाइम हुआ वो, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल u स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा जी अपॉन 2। आर यू श्योर? कुछ गलत सा लग रहा है, अपॉन जी, सॉरी। ओवरऑल ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये तो हो गया रेंज का आपका, और हॉरिजॉन्टल जो हाइट थी वो थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h बाय आर जब करोगे तो आ जाएगा tan थीटा बाय 4, करके देख लेना, इजी है, ठीक है। और ओवरऑल तो आपको पता चल गया ये है, ये रिलेशन है दोनों के बीच में। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल बताओ जब ये दोनों बराबर हैं, दोनों मतलब हाइट भी सेम है और रेडियस भी, वो रीच भी सेम है दोनों की, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 1। एच बाय आर कट गया क्योंकि दोनों सेम है, तो tan थीटा हो गया 4, tan थीटा हो गया 4, तो थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ 4। अभी आंसर मैंने बता दिया कैसे हुआ ये सब। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ये भी कर ही लिया हमने जस्ट अभी। अच्छा तो वही क्वेश्चन, ठीक है। आप बताओ, हाँ, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हाईएस्ट पॉइंट पे आप एलिवेशन बताओ मुझे। अच्छा देखो, आपको ना एच और आर के बीच में वो तो पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, रिलेशनशिप पता चल जाएगी कि एच और आर के बीच में क्या है। वो कैसे पता चल जाएगी? ये वो जो 4h बाय, अच्छा एक और चीज़ ऐड करने लायक, ये जो फॉर्मूला था h/4 इक्वल टू tan थीटा बाय 4, ये मेरे हिसाब से ये वही है, ये मतलब हाईएस्ट एलिवेशन का जो एंगल यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं है। आर यू श्योर? मेरे हिसाब से तो एक बार रीचेक करने दो, रुको। नहीं, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, माय बैड, ठीक है, सॉरी। लास्ट अटेम्प्ट है ये क्वेश्चन पे तूने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया भाई अभी तक। ओके, फेयर इनफ आई गेस, हाँ अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक हमने। एलिवेशन एंगल एट द प्रोजेक्टाइल एट इट हाईएस्ट पॉइंट एज सीन द पॉइंट फ्रॉम द प्रोजेक्शन। यहाँ से फेंका हमने 45 के एंगल पे, 45 के एंगल पे फेंका तो आर मैक्स हो गया, तो उसका जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी हो जाएगा आर, है ना।
और टॉप पे आ जाएगा तो टॉप पे जाएगा तो टॉप पे हाइट हो जाएगी उसकी। हाइट कितनी है, चल उसकी ये बता दे, हाइट कितनी है उसकी। यार देखो हाइट तो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अच्छा तो बाई 2g, सॉरी साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 45, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 सॉरी, तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4, तो यू स्क्वायर अपॉन 4g। चलो जी ये तो चीज़ समझ में आ गई मुझे। अब इस मोमेंट पे अगर मुझे वो पता चल जाता, ये tan में, हाँ tan में चाहिए, इस मोमेंट में अगर मुझे ये पता चल जाता कि r कितना है ना, तो मेरा काम आसान हो जाता। यार r जो है रेंज होगी ऑब्वियसली तेरी यू स्क्वायर बाई जी होगी। वो तो ठीक है, वो तो मुझे भी थोड़ी बहुत इंटुइटिव सेंस आ रही है कि ऐसा होगा, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम आधे रास्ते क्यों पहुँचे हैं, क्योंकि 45 से फेंका था। अच्छा ठीक है, यहाँ मैं ना थोड़ी वीकनेस एक्सेप्ट करूँगा इस मोमेंट पे। मुझे नहीं पता मैं जो करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हाँ ये होना है। और नीट में वही है ना, क्वेश्चन करना प्रायोरिटी है आपकी, क्यों है क्या है उससे कम ही मतलब रखते हैं लोग। tan थीटा हो जाएगा आपका, tan थीटा आपके हो जाएगा। देखो एट हाईएस्ट पॉइंट मुझे इतना तो मैं अपनी एकदम गर्दन रख दूंगा यहाँ पे ये बोलने के लिए कि हाईएस्ट पॉइंट मतलब यू स्क्वायर बाय 4g सॉरी, ये तो मुझे पता चल गया हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि उसका फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला लगाया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आर कैसे यू स्क्वायर बाय जी लगा दिया मैंने, सॉरी यू स्क्वायर बाय 2 बाय 2g, हाँ क्योंकि हाफ कर रहे हैं। ये कैसे पता कि ये r/2 है और ये r/2 है, ये कैसे पता आपको, ये बताओ। पता नहीं है, ऑनेस्टली नो क्लू है कैसे पता। कोई बात नहीं, मूवमेंट ऑफ वीकनेस में मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मुझे करना पड़ेगा। यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर से यू कटा 1/2, tan थीटा हो गया 1/2, और फिर थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/2, तो सी आंसर। लेकिन कैसे, ये चीज़ कैसे पता है कि इनको ये r/2 होगा, मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा। बस ये यही चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, कर ही दिया ये। कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम है, मतलब एक तार ली और उसको स्क्वायर के शेप में हमने ढाल दिया, उसको ढांचा दे दिया। उसका साइड है ए और उसका एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके बगल में जो वो करवा रहा है, मतलब उसमें कंडक्ट दौड़ रहा है, अरे करंट कंडक्ट हो रहा है, सॉरी कंडक्टर नहीं दौड़ रहा उसमें, वो तो दौड़ भी सकता है, यू डोंट नो। फिर इस फ्रेम को, ये हमने जो खांचा बनाया था तारों का, उसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए, तो इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हुआ। ईएमएफ क्यों जनरेट हो गया, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। लेंस लॉ क्या होता है, लेंस लॉ कहता है कि देखो इसके अंदर अंगूठा रखो, इसके अंदर जा रही है बिजली, रुक जाओ ठीक है, अब मज़ा आएगा। ये मैं पहले क्यों नहीं किया ये सब मैंने। इसके अंदर जा रहा है, इसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसके अंदर जा रहा है, आपको पता है करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इसे इधर ले जाओगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, आपको पता है यार, यहाँ एकदम पास रहोगे तो एकदम तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये कितनी स्ट्रॉन्ग है एक, और यहाँ फेमबॉय मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे गीगा चैड एनर्जी, यहाँ फेमबॉय एनर्जी, यहाँ कम है मैग्नेटिक फील्ड, प्लस कम भी है यहाँ पे, लिटरल कम है यहाँ पे। तो वो ना चाहता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता जो है बढ़ जाए। तो वो क्या कर सकता है, एक चीज़ ये कर सकता है, मतलब वो मेंटेन करना चाहेगा। देखो यहाँ तो स्लो डाउन हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर नहीं जा पा रही, तो वो और अंदर डालेगा उसे, कैसे ना तैसे करके। वो कैसे कर सकता है, वो एक ईएमएफ जनरेट कर दे। अगर वो इस साइड करंट चलवा दे, हाँ इस साइड अगर करंट ले जाए, अगर वो इस साइड करंट ले जा रहा है, तो आप अपना अंगूठा रखो, अपना राइट हैंड वाला, और आपकी जो उंगलियां हैं वो कुछ अंदर जा रही होंगी, अंदर की साइड जा रही होंगी। नहीं जा रही भाई मेरी उंगलियां, आपको PW कोटा है तो आपको ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो अगर आपकी उंगलियां अंदर नहीं जा रही तो। भाई ये क्या आता है भाई, स्टार फिश लग रहा है कोविड से सफ़र करता हुआ, लग रहा है स्टार फिश को हर चीज़ हो गया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ईएमएफ तो होगा जी। अब कितना ईएमएफ होगा, एक्चुअली ईएमएफ का फॉर्मूला होता है मेरे हिसाब से, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर,
ठीक है। तो अच्छा एक और बात, जो करंट दौड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इसी में और सिर्फ इसमें, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, क्यों भी बना दिया इस यहाँ पे करंट नहीं दौड़ने वाला, इन एरियाज़ में क्यों नहीं दौड़ने वाला, उसके रीज़न है आगे डिस्कस करेंगे। सब कुछ एक ही बार ही जान लोगे क्या, नहीं दौड़ेगा, इतना याद रखना। चलो जी, नहीं दौड़ेगा। ये पास है, करंट इसमें ज़्यादा, ये दूर है, करंट इसमें कम, ठीक है। तो B1 दे देते हैं नाम। अब क्योंकि लेंथ सेम है और वेलोसिटी दोनों की सेम ही है, क्योंकि एक ही फ्रेम का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी सेम होगी। तो V इसको बाहर ले लेता है, ठीक है जी। अब मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ, जब कलर चुनता हूँ अलग, पहले VL ले लेते हैं कॉमन, VL B1 माइनस B2। एक और चीज़, एक चीज़ ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है। प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें आपको आंसर बताना ही नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है। इसे हटा दो, ये हटा दो, कोई काम का नहीं है। जब B लिखने जाओगे तो आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर का जो वो होता है, एम्पियर सर्किट और लॉ से म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू R, यानी कि डिस्टेंस। मैं R ना लिख के 2 इंटू D लिख देता हूँ, D फॉर डिस्टेंस है बाय द वे, ठीक है। डिस्टेंस बोले तो जो चीज़ करंट ले जा रही है उससे लेके, सॉरी, एक यहाँ तक का डिस्टेंस और एक डिस्टेंस यहाँ तक का, ठीक है जी। तो 2D माइनस म्यू I अपॉन 2D2, इसे D1 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 2 है। प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है तो जो चीज़ें सेम है हटा दो, ये पूरा का पूरा हटा दो, कुछ काम का नहीं है। तो आपका D1 डिस्टेंस कितना है यार? मेरा D1 डिस्टेंस अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर है तो देखो वो हो जाएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा x प्लस, वो हो जाएगा x प्लस a/2। हाँ, ये x है यहाँ पे और ये a/2 है, ठीक है। तो x प्लस a/2 हो गया, एक तो x प्लस a/2 हो गया, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस a, 2x प्लस a और 2 ऊपर कर देता हूँ क्योंकि 2 नीचे था, ठीक है। माइनस ये छोटा सा डिस्टेंस यहाँ से लेके, सॉरी बड़ा वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं सॉरी, अरे 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 ये तो इसका डिस्टेंस है, सॉरी मेरी गलती थी। 2x प्लस a जो है वो D2 है, वो ऑब्वियसली ये x, ये a प्लस 2, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस कितना है? यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये पूरा a/2 है ना, ये a/2 ये a/2 है, कहाँ से पता लिखा है? और आपको पता है ये पूरा का पूरा x है, तो x माइनस a/2, x माइनस a/2 को मैं लिखूँगा 2x माइनस a, 2x माइनस a है बाय द वे। तो 2x प्लस 2x माइनस a माइनस 2x प्लस a, ये सबसे ज़्यादा अगर आप मैच करोगे। अच्छा, और इसके आगे एक और सॉल्व करना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, एक स्टेप और अगर आगे मैं मैच करूँ तो 2x प्लस a, अरे सॉरी जो भी है नीचे डिनोमिनेटर देखो, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली चीज़ इससे, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर देखो आ रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग कर रहा है, तो B है हमारा आंसर, क्लियर कट आंसर B होना चाहिए। देखो B है आंसर। एक्चुअली मुझे याद है, जब पहली बार अटैम्प्ट किया था तो मैं कैलकुलस से ट्राई कर रहा था कि कैलकुलस से हो जाए, ऑब्वियसली इट डिड नॉट गो एनीवेयर। दिक्कत हो रही थी कि मैं विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहा था। अगर मैं विजुअलाइज़ कर लेता ना, जैसे मैंने विजुअलाइज़ किया और यहाँ पे काफ़ी इजीली हमने कर लिया। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली मैं आई डू स्ट्रगल फ्रॉम दिस। व्हाट आर द सेफ लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन? मेरे हिसाब से 80 से 200 के बीच में आराम से टेम्परेचर झेल लेता है वो। देखते हैं
हाँ 80 से 200 के बीच में कह रहा था मैं। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। और स्पीड से खेलते हैं जब आपने प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से फेंका, ठीक है, ये आपका स्पीड है और आपने किसी एंगल से फेंका और टॉप पे क्या हो गया ना, टॉप पे वो स्पीड हो गई आधी। क्या आधी कैसे होगी यार स्पीड? एक्चुअली हुआ क्या होगा देखो, अभी इसके पास दोनों कंपोनेंट है एस कॉस थीटा और एस साइन थीटा। टॉप पे एक्चुअली क्या होता है, टॉप पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट बन जाता है जो कि एस कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, अरे भूल गए, v इज इक्वल टू यू साइन थीटा वाला जब किया था तो v को 0 लिखा था क्योंकि टॉप पे तो स्पीड 0 हो जाती है ना। यार तुमने तो कही एस कॉस थीटा, सॉरी मेरी गलती, वर्टिकल स्पीड 0 हो जाती है, समझे। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो सेम ही रहती है मोमेंटरली, वर्टिकल स्पीड कम हो जाती है यार। लेकिन मैं बॉल उछालता हूँ तो बीच में रुक जाती है 1 सेकंड के लिए, वो तब रुकती है जब आप ऐसे ऐसे उछालते हो। इस समय कुछ कॉस थीटा है ही नहीं तो कहाँ से रुकेगी, कहाँ से वो चलती हुई दिखे, ओ सॉरी कहाँ से मूवमेंट दिखेगी उसमें। ऊपर उछालते हो तो टॉप पे रुकती है फिर नीचे आती है। हाँ ये बात हुई ना, चलो कोई बात नहीं। तो टॉप पे गए और टॉप पे हमारी स्पीड हो गई s/2। क्या कर सकते हैं इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताऊं, अच्छा अब मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही हैं, 2-3 चीज़ें। मैं इसमें v इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ चलो मैं समझ गया। अगर आप इसमें वेलोसिटी देखते हो, ठीक है, अब ये 2 डायमेंशन थोड़ी चीज़ हो गई। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी आपकी मुझे अच्छे से याद है, मैं लास्ट टाइम भी ऐसे ही स्टार्ट किया था और गलत करके आ गया था मैं, बट मैं फिर से ट्राई लूँगा बिकॉज आई एम अ बॉस बिच। आर यू श्योर? नहीं यार मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ कर दूँगा। हाँ एक्चुअली हाँ मुझे याद आ गया मैं क्या गड़बड़ करने वाला हूँ। अब गड़बड़ करने वाला हूँ, इन लोगों को दिखाना भी तो पड़ेगा कि क्या गड़बड़ कर, क्या तू सोच रहा था। ऑब्वियसली यू गाइस कैन नॉट लुक इनटू माय हेड, और मैं अपने हेड में 3 अलग अलग सिनारियो से हुआ आया। चलो छोड़ो, मैं पहले तो मैं अपनी एडवाइस पढ़ रहा हूँ। स्पीड नॉट वेलोसिटी, जस्ट प्ले विद स्पीड, हैव कंपोनेंट ऑफ स्पीड। मेरी एडवाइस है कि बस कंपोनेंट स्पीड के साथ खेलो यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं मुझे लिटरली बोलना लिटरली अच्छा नहीं लगता। जो इन्होंने लिखा है ना इसे मैं एक इक्वेशन में कर देता हूँ, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। मैक्सिमम हाइट पे एस कॉस थीटा होगा, है ना। सो एस कॉस थीटा इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड विच वॉज जस्ट एस कटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा हो गया जहाँ तक मुझे पता 30, ओ सॉरी 60। अच्छा कॉस की बात हो रही थी, 60। वेव, एग्जैक्टली वेव क्या है? देखो वेव एक तरीका है एनर्जी को इधर से उधर ले जाने का। वो तो विप की तरह दिखता है वो, इन अ विप लाइक फॉर्म। वैसे जनरली वेव एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का, द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। यूजुअली इट ट्रांसफ़र एनर्जी। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स होती हैं और गो ऑन अ फेयर स्टेट विद देम। इसका मतलब है कि उनके बारे में कुछ बताओ हमें। फर्स्ट रेट में ज़्यादा कुछ नहीं ना, छोटी छोटी सी बातें होती हैं। देखो 2 टाइप की वेव होती हैं, एक तो कौन सी होती है, एक सीधी वाली ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब उनका डायग्राम देख लो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाला है। ये ट्रांसवर्स वेव्स हो गई ऊपर नीचे वाली, और एक अंदर वाली ये वाली वेव हो गई, अंदर बाहर वाली नहीं, सॉरी ये वाली वेव हो गई। इसको लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं या कंप्रेशन वेव बोलते हैं। ये होती कैसे भाई, इनकी वर्किंग बताओ जी। ये तो चलो समझ में आ गया, ठीक है समझ में आ गया। विप को हिंदी में क्या बोलता है? विप को हिंदी में क्या बोलता है? रुक जाओ याद करने दो मुझे। कोड़े जैसा विप करते हैं ना, मतलब कोड़े को जब झटका देता है, वपा, दोज हु नो वपा। फ्रेंड्स रेफरेंस है, अगर आपको नहीं पता तो बता दिए लो। तो जब वो करते हैं ना तो ऐसी शेप बनती है, यही होती है वेव, वैसे ही मान लो। और ये ट्रांसफर वेव होती है, टू बी मोर एग्जैक्ट। पढ़ लेना ये। इट इज़ अ डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग लाइक अ विप।
गुड एक्सप्लेनेशन। ये अगेन ये क्वेश्चन है कम्युनिकेशन डिवाइसेस का। ये मैंने क्वेश्चन तब पढ़ा था जब मैं नेस्ट का पेपर देने जा रहा था। नेस्ट का पेपर कैसा गया था? नेस्ट का पेपर दिया ही नहीं था। सॉरी ये CUT वाले के लिए था। CUT का पेपर कैसा गया था? CUT का पेपर दिया ही नहीं था। क्यों नहीं दिया था? नहीं, CUT का पेपर दिया था मैंने। CUT अच्छा गया ऑब्वियसली, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। CUT आई स्कोर्ड नाइस इन CUT, मे बी आई विल गेट DU और समथिंग, और होपफुली आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। नेस्ट का पेपर दिया था मैंने। नेस्ट का पेपर नहीं दिया था मैंने, अप्लाई किया था, उसका फॉर्म वगैरह भरा था, उसका पैसे वैसे भी दे दिए थे, बट अपेरेंटली पैसे कटे ही नहीं थे और कभी मुझे एडमिट कार्ड मिला ही नहीं। और मैंने कभी बॉदर भी नहीं किया रीचेक करना, विच इज़ ऑब्वियसली माई बैड। बरी करना था नहीं इसे तो। What should be the frequency of alternating 200 volt so as to pass some maximum current through inductance? ये भी रेड फ्लैग क्वेश्चन है। ये तो ये एक्चुअली मैं वेव में अभी तक नहीं, सॉरी ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने वो फॉर्मली पढ़ी ही नहीं है अभी तक। Inside a parallel plate capacitor of electric field E varies with time as t square. The variation of induced magnetic field which with time is given by. Okay, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो वो हो जाएगा KT स्क्वायर QT स्क्वायर। वो सब QT। अरे वेरी चार्मिंग फ्रेंड हु यूज्ड टू कॉल मी व्हाट्सएप QT एंड नेवर इवन टॉक टू मी। आई एम दैट गाय। आई एम द वन हु नॉक्स। शट द फक अप। ये क्या कर रहा हूँ मैं? सॉरी, इसका कुछ लेना देना नहीं था। आ गया। आई हैव नो क्लू क्या करना है इसमें। मुझे ये पता है कि इसका आंसर शायद B है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसका आंसर भी। इसे मैं आऊँगा थोड़ी देर में, वापस आऊँगा करने के लिए, चिंता मत करो। इसमें थोड़ा टाइम देंगे, आओ। ऐसे ही मन नहीं कर रहा था। A particle starting from rest move in a circle of radius r. It attains a velocity v0 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना कि ये वाली वेलोसिटी है। दो टाइप की वेलोसिटी होती है ना, एक तो घूमने वाली वेलोसिटी, एक तो होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। यार इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। टेंजेंशियल वेलोसिटी, आप बैठे हो यहाँ और आपने अपने हाथ में रस्सी से एक पत्थर को बांधा, गोला 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 घुमा रहे हो, और अचानक से आपको मोनू दिख गया जिनने आपके छाछ पी थी आपके पैसे से, और उससे पैसा कभी वापस नहीं किया उसने, और वो ऐसा 3 हफ्ते से करता आ रहा है। तो आपने उसको ना देख के वो रस्सी छोड़ दी। तो जब ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा ना, और जब आपने रस्सी छोड़ दी होगी, मान लो ये रहा मोनू, इस मूवमेंट पे आपने रस्सी छोड़ी, फपा वो जाके मोनू को लग गया। जिस स्पीड से निकला होगा ना, यही होती है ये वाली स्पीड, टेंजेंशियल वाली। और गोल गोल घूमने वाली स्पीड तो ओमेगा होती है, ये तो पता ही है लोगों को। एक्चुअली इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, मुझे अभी आज तक हो रही है। इन द nth राउंड उसने, आपने 0 से लिया, उसको स्टार्ट किया, गोल गोल घुमाया, और nth राउंड में उसने कोई वेलोसिटी कर ली। एंगुलर एक्सेलरेशन दो। नॉर्मल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही मांग रहा है, एंगुलर मांग रहा है, जिसे अल्फा बोलते हैं, कैची वाला, जेस्टी एक्सेलरेशन दो। चलो जी कोई नहीं, पहले नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने गया, या चलो छोड़ो, सब कुछ ऐसे ही करते हैं। आपको क्या क्या पता है? आपको पता है रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, और उसने फाइनल वेलोसिटी गेन करी, तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए दो इक्वेशन होती है। पहली v = u + at, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम आपके पास है नहीं, बहुत फिगरेटिवली, और क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा। दूसरा v² = u² + 2as, ये निकाल लो। यार है तो डिस्टेंस भी नहीं है भाई, डिस्टेंस है, याद रखो। रुक, जैसे ओमेगा से करते हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर = u² हो गया 0, क्यों? क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था। वैसे तो ओमेगा आई करना चाहिए था, बट छोड़ो। 0 + 2 अल्फा s। s क्या हो गया? s हो गया आपने कितने चक्कर ले लिए। एक चक्कर होता है 2 पाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, कितने चक्कर ले लिया आपने, कितने चक्कर लिए हैं आपने। n 2 पाई nth राउंड में, क्योंकि आपने nth राउंड में, थर्ड राउंड में लिए होते तो 3 2 पाई हो जाता आपका। तो ये हो गया आपका टोटल v0 का स्क्वायर। v0 कैसे आ गया? अरे क्वेश्चन में दे रखा था v0 अपॉन 2, ये 2 पाई, सॉरी मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था।
4 आ रहा हर जगह यहाँ, तो क्या गड़बड़ हुई है भाई। nth राउंड में 8 अटेन रेडियस दे रखा है। जहाँ मैं बताता हूँ कहाँ गड़बड़ा रही है। ये टर्म हमने पक्का कुछ ना कुछ ये टर्म मैंने कुछ ना कुछ गलत यूज़ किया। रुक जाओ। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सही है, ये हमें पता है वी नॉट का स्क्वायर ही होगा। मिल गई, गलती मिल गई। हम पहली गलती तो ये वी एफ इज़ नॉट इक्वल टू वी नॉट, वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट बाय 2 पाई, समझे, बूझे। तो वी नॉट हो गया, वी नॉट हो गया 2 पाई इंटू ओमेगा एफ। अब वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा आपका वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा आपका, सॉरी मेरे हिसाब से ये फिर सही होगा। अरे इसमें पाई नहीं लगाया हमने। ये हो जाएगा, वी नॉट के फॉर्म में लेना है ना, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यार ये तो पाई क्यूब में चला जाएगा यार, ऐसा तो फिर वही दिक्कत है। ये दिक्कत है, पता लास्ट टाइम भी आई थी, ये सेम दिक्कत है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं। ये इनफैक्ट मेरा 4th टाइम होगा ये क्वेश्चन करने का। नहीं यार, इस बार तो सही करेंगे। अगर आपको बोर फील हो रहा है तो आप स्किप कर लो, लेकिन मैं क्वेश्चन सही करने की कोशिश करूँगा। ऐसे बात है, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ ना, और आपको लगे कि भैया आपको पता है क्या गलती कर रहा हूँ, आप ट्राई करो टाइप करने का, टाइप करके कमेंट करो, क्योंकि इससे मेरी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। दूसरा ये होगा ना, इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन समथिंग इन वर्ड्स देन यू विल मोस्ट लाइकली बी एबल टू एक्सप्लेन समवन इन पर्सन, और आप क्वेश्चन तो कर ही पाओगे। वर्ड्स में डिस्प्ले करना बहुत मुश्किल होता है, वर्ड्स में किसी भी चीज़ को डालना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी केडेंस बदल लूँ, मैं यहाँ पे अपनी रिदम बदल लूँ, मेलोडी ले लूँ, यहाँ पे अच्छा हाई पिच कर लूँ, लो पिच कर लूँ, जो करना है मैं वो कर सकता हूँ, ईजी है। लेकिन वर्ड्स में यानी कि टाइप करके मुश्किल होता है। तो आप टाइप करके मुझे समझाओ। अगर आप टाइप कर पाए मेरे सॉल्व करने से पहले तो वेल एंड गुड, वरना होता रहता है। आओ जी, हम क्या कर रहे थे, फिर से आता हूँ, रुक जाओ। सर्कल ऑफ रेडियस आर, क्या ये चीज़ सही है? मुझे ये बताओ, क्या मैं सही ये चीज़ सही कर रहा हूँ? सॉरी, मेरे दिमाग में ये चीज़ सही है, मेरे दिमाग में, मेरे को इसमें कुछ बुरा लग नहीं रहा है। इसे कंफर्म कर लिया जाए। रुक जाओ, एक बार अटेम्प्ट देता हूँ मैं और देखता हूँ सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मुझे ओमेगा फाइनल ओमेगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, एस क्या हो जाएगा इसका मतलब? एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी, मेरा जो एस है, यानी कि एंगुलर एस भी क्या, मुझे थीटा लिखना चाहिए था। अगर मैं इसको सर्कल के उसमें लिखूँ रिस्पेक्ट में इन इक्वेशंस को, तो ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल ओमेगा का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ये ओमेगा है बाद में, प्लस 2 अल्फ़ा, ये आपका एंगुलर वो, मेरे हिसाब से मे बी यहाँ आर आएगा, मेरे हिसाब से मे बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप n चक्कर एक चक्कर लगाओगे तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई 2 पाई, 2 लगाओगे तो 2 पाई, सॉरी 2 लगाओगे तो 4 पाई, ऐसे ही n लगाओगे तो नहीं यार। चलो देखते हैं क्या दिक्कत हुई है। लास्ट अटेम्प्ट था मेरा ये, देखते हैं क्या दिक्कत है। मिल गई दिक्कत। ये गलत है, ये गलत है। द फार्मूला आई वॉज यूजिंग हेयर इज़ रॉन्ग। ये एक्चुअली में आ रहा है, इसे करेक्ट करते हैं ज़रा, अलग रंग से करेक्ट करेंगे। ये आ रहा, और ये एन पाई वाली चीज़ मोस्ट प्रॉब्ली मैं सही कर रहा था। अगर इसके साथ में जाऊँ तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, और अल्फ़ा हो जाएगा अपॉन ये 2 इंटू आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी n इंटू 2 पाई, ये ओवरऑल 2 इंटू 2 4 हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। 4 लिख लेता हूँ इसे।
वी नॉट स्क्वायर 4r/n⁴, वी नॉट स्क्वायर 4πn r²। अच्छा हाँ, क्योंकि सॉरी क्योंकि वी नॉट स्क्वायर, हाँ वी नॉट अपॉन आर का स्क्वायर करना था, 4n⁴r², 4πn r²। देखो वही बात होती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इजी को कर दिया भाई, अगर आता नहीं था तो देखो इजी इसलिए कर दिया क्योंकि ये अब तो ऑब्वियसली आ ही गया था, तो तुरंत 10 मिनट में आता तो इस पर कर ही लेता मैं। यही है इसी कॉकीनेस की वजह से 4 बार गलत किया है तूने। कोई बात नहीं, मैं 5 बार गलत कर दूँगा, आई डोंट केयर। अगर आपकी बॉडी रेस्ट से मूव, अच्छा देखो रेस्ट से मूव कर रही है विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, तो 8 सेकेंड्स में ऑब्वियसली अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसे इक्वल टू u0 हो गया हाफ a² हाफ ऑफ a² ठीक है। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट, ये थोड़ा आपको पेचीदा लगेगा, ये थोड़ा मतलब अजीब लगेगा, पेचीदा तो नहीं कहूँगा मैं, ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको। अगर nth टाइम में निकालना, ये मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मैं क्यों करूँ, पिछली वाली वीडियो जाके देख लो। नहीं मैं कर दूँगा, चिंता मत करो। 2t/1 मैं ऐसे मान लो, जो भी सेकंड ले रहे हो उसका माइनस, ये बहुत आसान डेरिवेशन है। अच्छा चलो मैं आपको दे देता हूँ, जो करेगा और सेंड करेगा मेरे को, उसको सब्सक्राइबर हाईलाइट में मैं इंक्लूड कर दूँगा। मैं भी मैं करूँगा, चिंता मत करो, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भाई इतने में तो कर ही देता, गले में मन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, देखो कर ही देता हूँ। आप चाहते हो कि 8 सेकंड में आपको पता चले कि आप कितना गए हो। हाँ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा सीरियसली थोड़ा सा भी मन नहीं है और एक्सप्लेन करने का। आई रियली डोंट वांट टू, जस्ट ट्रस्ट मी, ये है, आगे आ जाएगा, चिंता मत करो। हाँ तो इन दोनों का रेशियो ले लो भाई तुझे। अच्छा फाइन, ठीक है, कर रहा हूँ ठीक है। आपको पता है कि 7 सेकेंड्स के अंदर आपको अगर पता लगाना है कि 7 सेकेंड में मैंने कितना डिस्टेंस किया, तो S=UT + ½ AT² लगा लो। और एक और बात याद रखो, अगर आपको 6 सेकेंड्स के अंदर निकालना है कि 6 सेकेंड में कितना किया, तो आपको फिर S=UT + ½ AT², यहाँ पे T 6 डाल देना, यहाँ पे T 7 डाल देना। लेकिन अगर आपको निकालना है 6th सेकेंड के अंदर, 6th सेकेंड में मतलब 6 से जब 7 के बीच में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है, तो आप पहले निकालोगे 7 सेकेंड में कितना गया, फिर 6 सेकेंड में कितना गया, माइनस कर दोगे। तो ऐसे होगा UT, ठीक है, UT, रुक जाओ, U × 7, चलो 7 लेके चल रहा हूँ मैं, U × 7, स्मार्ट ड्राइंग होगा, 7U UT + ½ AT² प्लस ए, मैं एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्योंकि सेम पार्टिकल की बात करें तो एक्सेलरेशन सेम होगी, 7 का स्क्वायर, अभी रुक जाओ, अपॉन 2 माइनस 6U प्लस ए 6 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ठीक है, ओवरऑल माइनस था, अपॉन 2 7U - 6U, U हो जाएगा U + A/2 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो A² - B² आपको पता है A + B 7 + 6 और 7 - 6, तो और U इनिशियल वेलोसिटी प्लस A/2 7 + 6 हो गया, ये 7 + 6 जो भी होता है। और अब एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे रुक क्यों रहा हूँ, मैं इसे अब T लेके चलता हूँ, ठीक है, रुक जाओ, इसे N लेके चलेंगे, और ये N-1, ऑब्वियसली ये N-1 है, कलर चेंज करने को मुझे, कॉन्ट्रास्टिंग कर लेके चलो, इसे मैं N लेके चल रहा हूँ तो ये ऑब्वियसली N-1 है, तो ये हो गया N + N-1 मल्टीप्लाइड बाय N + N-1, अरे सॉरी व्हाट, N-, हाँ सॉरी, N से N कट गया, 1 कट गया, इसे इग्नोर ही कर दो, इसे 1 मान ले रहा हूँ पूरा, 2N-1, जो कि हम पहुँचे सेम टू सेम अपने कंक्लूजन में। इसका U गायब हो गया था क्योंकि अपने रेस्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है, आगे बढ़ो भाई। हाँ तो दोनों का रेशियो ले लो,
टी का स्क्वायर सॉरी nth 8th सेकेंड में निकालना था, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा 16। देखो a/2 कट गया, ठीक है, दोनों को अगर आप रेशो लोगे तो a/2 कट गया। 8 2 16 माइनस 1 15 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। आंसर आ गया आपका। इस क्वेश्चन में टाइम बस इसलिए इतना लगा क्योंकि हम लोग अच्छे से कर रहे थे। ये क्वेश्चन फिर आ गया, चलो ट्राई करते हैं। आपको ये पता है यार, एक्चुअली में ना मुझे जहाँ तक याद है ना, अलग तरीका था निकालने का। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसके अंदर ये जो इतना लंबा तरीका है, मुझे जहाँ तक याद है ये करने की ज़रूरत थी नहीं। मैं इजी फॉर्म में कर रहा था, मुझे जाके अपनी वीडियो देखनी पड़ेगी पुरानी वाली। चलो कोई बात नहीं। इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड वेरी कर रही है ई, मतलब ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। पेन निकालो, कलर चेंज। ई जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, ठीक है। अब इसका क्या करें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसके अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, अब आप कहोगे, अगर आपको ये नहीं पता तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली एक कार्ड का क्वेश्चन है, मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है थोड़ी देर में। तो अगर आपको ये नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो तो नहीं, ये पार्ट स्किप कर दो। ऑब्वियसली मेरे पास टाइम्स है नहीं अभी एक क्वेश्चन के। आई डोंट हैव दी व्हाट डू यू कॉल इट फैसिलिटीज फॉर दैट मैन, बट हु कैर्स। I think I should take a piss. I gotta take a leak. Oh, I should. अब चलो एक बार इनका तरीका देख लेते हैं। इनका क्या है, बीच में देखो डिस्प्लेसमेंट करंट है, उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू दे दी इन लोगों ने ए एप्सिलॉन नॉट DE/dt, ठीक है। DE/dt दे रखे उन्होंने, करेंगे ऐसे लास्ट में करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अपनी पूरी मोटिवेशन बर्बाद नहीं करना चाह रहा है, ये मैंने जस्ट आपको बता ही दिया अभी कैसे होता है। एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, बहुत लंबा स्ट्रेट कंडक्टर है PQ, और उसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसे ना इधर ले लेते हैं, आओ भाई। इलेक्ट्रॉन मुझे ब्लू कलर से अच्छा लगता है। इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, वो करंट कैरी कर रहा है 5 एम्पियर का, ये वाला। एज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, ठीक है। मतलब सपोज दे ही रखा था, ऐसे फालतू में मैंने कॉपी किया यहाँ पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे ही रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, अब फोर्स निकालना है ना, तो बेस्ट तरीका होता है FBI open up. It sounds like someone's taking a shit. लेफ्ट हैंड निकालो, ये आपका अंगूठा, ये आपकी उंगली, ये आपका मिडिल फिंगर। तृणमूल कांग्रेस का वो लगा है भाई ये लोगो, आई डोंट नो तृणमूल कांग्रेस का लोगो क्या है, मुझे 3 से याद आ गया। खैर जो भी है, आपका अंगूठा होता है F, आपको वो मिल जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। लेकिन यार डायरेक्शन क्या करोगे यार, सही बात है, डायरेक्शन का क्या करोगे। चलो सबसे बढ़िया है कि मैं आपको सीधे बता दूँ, F होता है, F की वैल्यू होती है Q × V × B, ठीक है। आपको इसमें चार्ज पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आपको चार्ज पता है, आपको वेलोसिटी पता है इलेक्ट्रॉन की, B निकल जाए कहीं से। अगर आपको याद हो तो जो स्ट्रेट का, देखो एक्चुअली ना मैं ये डायरेक्शन वाली चीज़ इसलिए बता रहा था, अभी मुझे याद आया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऐसे इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे होते, वेलोसिटी और ये इस ऐसे इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे होते कि कुछ प्रोड्यूस हो, कुछ फोर्स प्रोड्यूस हो। कभी कभी ये ज़ीरो हो जाता है, इसलिए फिर देखा मैंने ऑप्शन में ज़ीरो ही नहीं है, तो इसलिए मेरे दिमाग में मेरे अल्फ़ा दिमाग ने मिली सेकेंड्स में ये कैलकुलेट किया कि ये जो तू बता रहा है फालतू का चीज़ है। ऐसी बात नहीं थी कि मैं लेज़ी हूँ, मेरे अल्फ़ा ब्रेन ने कैलकुलेट कर लिया था कि ऑप्शन में ज़ीरो है ही नहीं, तो सीधा सॉल्व कर दूँ।
आ जाओ। तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इंटू आपका जो लास्ट है बी। अब बी जो होता है आपको अगर याद हो स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए, बी मैं से अलग में कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लगता है मुझे। 2 नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, म्यू नॉट एन आई, नहीं म्यू नॉट आई, हाँ म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट की वैल्यू नहीं दे रखी, फक यार, म्यू नॉट की तो वैल्यू नहीं दे रखी। म्यू नॉट जहाँ तक मुझे आता है वो था 4.2 10⁻⁻ समथिंग था, चलो कोई बात नहीं, हम रिस्क लेंगे, इंटू नेगेटिव समथिंग, -7 था शायद। म्यू नॉट आई है 5 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर था डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है शायद, तो 20 इंटू 100 क्यों मीटर में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि मीटर में था आंसर। ठीक है जी, अब कुछ नहीं, अब मेरे हिसाब से सॉल्व कर दो। मुझे दिक्कत आ रही है इस चीज़ की, मुझे नहीं लगता मैं इस चीज़ का कुछ ठिकाना लगा पाऊँगा। ये क्या है, ये सेकंड है, अच्छा मैं इसे काट देता अभी मैं, ये हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 5 इंटू 1.6 मेरे हिसाब से 80 होता है, हाँ 80 होता है, तो 8 हो गया, ये 5 इंटू 1.6 8 हो गया, इंटू 8 इंटू पाई, 8 पाई है। अब देखो यार मैंने जीरो इसलिए नहीं छेड़े क्योंकि 8 पाई मिल गया, एक और 8 पाई होता तो दिक्कत होती, ए आंसर, अरे सॉरी ए आंसर होना तो यही चाहिए, नहीं दे रखा आंसर, होगा ए ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, ए नहीं है आंसर ये पाई नहीं आएगा आंसर में, तो सी होगा फिर आंसर, ए नहीं है तो। एक्चुअली मैंने नीचे वाला पाई ध्यान नहीं दिया, अरे वो सब छोड़ो, और कुछ है, डेराइव फार्मूला फॉर मैग्नेटिक करंट अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के दिखाइए। एक्चुअली ये जो फार्मूला है ना, ये जो मैंने लाल से लिखा था, लाल है, इसका फार्मूला डिराइव करो, इसका फार्मूला अगर मैं डिराइव करूँ तो देखो ये तार हो गई, अच्छी तार नहीं है, ये एक तार हो गई, ठीक है, इन्फिनिट तार है, इसके अराउंड एक गोला बनाऊंगा मैं, इसमें ऑब्वियसली इसमें ऑब्वियसली करंट कैरी कर रही है। अगर मैं इसके अराउंड एक गोला बना दूं तो ऐसा है कि B.dl होगा ये, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं वो बराबर होगा म्यू नॉट आई के, ये सब आ कहाँ से रहा है मेरे दिमाग में पता नहीं, आई डोंट नो, तो बी हो जाएगा ऑब्वियसली म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। कैसे भाई, कुछ इसके पीछे का इंट्यूशन तो बताओ। तुम्हें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तुम्हें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा, वो छोड़ो, वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है कि जितना ज़्यादा करंट होगा तो तुमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किया उसे आई से, डायरेक्ट उसको प्रोपोर्शन कांस्टेंट हटाने के लिए आपने म्यू नॉट लगा दिया, वो प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए, ना कि कांस्टेंट, आपने ये म्यू नॉट लगा दिया। और ये कहाँ से आया B.dl, कोई मुझे कमेंट में बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी की बात ना है। ये क्लोज लूप बनाए हैं क्यों, मेरा सवाल ये है कि क्लोज लूप बनाने का क्या है पीछे का, मतलब क्या सोच के बनाया आपने क्लोज लूप। इसका आंसर 5.7 है। इसे एक्सप्लेन करना है क्या, आओ एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अब ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा कर दिया ना, हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया इसे, इतना बड़ा भी नहीं करना था, थोड़ा छोटा करते हैं इसे, इतना बहुत है। इस गिवन फिगर में ए आपका 15 मीटर पर सेकेंड है, ए जो है टोटल एक्सेलरेशन है। टोटल एक्सेलरेशन क्या होती है, देखो आपकी होती है 2 टाइप की एक्सेलरेशन हो सकती है, एक सर्कुलर मोशन में, इमेजिन करो कि आप, मैं वही पत्थर वाला है मोनू, आपको मोनू नहीं दिखा इस समय, वही पत्थर वाला एग्जांपल है, आपको मोनू नहीं दिखा, आपको दिख गई मोनिका, सो यू टू इम्प्रेस यू हैव अ केवमैन, आप थोड़े ओल्ड फैशन हो, प्लस यू हैव अ केवमैन स्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर, तो आप उसे बहुत ज़्यादा वायलेंटली घुमाने लगे तेज़ उसी पत्थर को। तो उस पत्थर को घुमाने के लिए ना आपको थोड़ी और जान लगानी पड़ेगी, ऐसे
इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप वो जान कैसे लगाओगे, वो अपनी कलाइयाँ फ्लिक करके। फ्लिक आपको शॉट अगर कभी देखा हो तो कलाइयाँ ऐसे लिखती हैं, फ्लिक करोगे तो ये तेज़ तेज़ घूमने लगेगा, ठीक है। तो एक तो एक्सेलरेशन हो गया आपका जो कि इस डायरेक्शन में है, और एक फोर्स कहाँ लग रही है इतना ध्यान रखना है। एक तो फोर्स लगा रहे हो फ्लिक करके, और दूसरा आप अपने पास भी तो खींच रहे हो उसे, अपने पास भी तो खींच रहे हो। मतलब अगर आप उसे छोड़ दोगे, अपने पास नहीं खींचोगे तो उड़ के कहीं और चल जाएगा, इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा। तो आप उसे अपने पास भी खींच रहे हो। तो एक एक्सेलरेशन होगी आपकी इधर की, दो एक्सेलरेशन है, इन दोनों को मिला के 15 मीटर पर सेकेंड बन रहा है आपका। खैर वो छोड़ो, अब बताओ आपको द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ द पार्टिकल बतानी है आपको। अच्छा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल बतानी है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल आप कैसे बताओगे? आपको पता है कि अंदर वाली जो एक्सेलरेशन होगी, यानी कि v²/r, वो होगी आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। यार सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है? आप अंदर के साइड फोर्स लगा रहे हो ना, मतलब उसको अपनी साइड खींच रहे हो ना उस पत्थर को, नहीं तो चला जाएगा ना, वो उधर चला जाएगा उड़ के। आप उस पर, अच्छा ये बताओ, आप पत्थर घुमाते हो तो टूट क्यों जाती है? कभी कभी स्ट्रिंग जो है वो टूट क्यों जाती है? स्ट्रिंग टूट सकती है, इतना इमेजिन कर सकते हो, स्ट्रिंग टूट जाएगी। क्यों? स्ट्रिंग पे टेंशन लग रही है। टेंशन कैसे लग रही है? क्योंकि यहाँ पे आप उसे खींच रहे हो स्ट्रिंग को, तभी टेंशन लग रही है। टेंशन जो है फोर्स है, ठीक है। और फोर्स mv² होता है, और ma हो गया, वो मैं m से m काट दिया, वो छोड़ो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, इतना पता आपको। तो कहीं से आपको अगर ये पता चल जाए, सॉरी ये पता चल जाए, ये तो निकालना ही आपको, ये निकालना आपको, ये पता है 2.5 दे रखा है। कहीं से आपको ये पता चल जाए अंदर वाली जो फोर्स, वो मज़ा आ जाएगा। आपको ये पता है कि ओवरऑल 15 है, ये दे रखा है, तो cos 30 लगा लो, तो आपका v² हो जाएगा, या चलो सीधा सीधा v कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर वायर छोड़ो, रूट ऑफ a cos थीटा। a हो गया, cos थीटा हो गया, cos थीटा 1/2 होता है ना। ए यार cos थीटा क्या होता है? सॉरी cos 30 क्या होता है? cos 30 मेरे हिसाब से तो √3/2 होता है यार। चलो मान लेते हैं, √3/2 मान के चलते हैं। क्या कर लोगे? इंटू 2.5, इसे 1.7 ही मान लो, या इसे सीधा सीधा 2 ही मान लो। रूट जा रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। 15 इंटू 2.5, 15 इंटू 2.5 हो जाएगा लगभग 30 से ऊपर मान लो, 30 से 35 के बीच में। आपको पता है कि 5 का स्क्वायर हो गया, देखो 36 से तो कम ही होगा, जो भी होगा आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो 5 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपने कुछ आपने, अब देखो अच्छा आपको, क्योंकि देखो आंसर में 6 भी होगा पक्का। देखो 6.2 भी है और 5.7 भी है, इन दोनों में से कोई एक था। 5.7 है, याद है मेरे को। आपको पता है कि आपने ना ये वाला जो नंबर है इसे कुछ नीचे किया है, सॉरी ये तो आपने काट ही दिया था। 2.5 को आपने हटाओ, आपको 25 से 36 के बीच में है वो, तो 5 से ऊपर 6 से नीचे, तो 5.7 हो गया आंसर। और √3/2 ही है आंसर, √32 है। हाँ तो ठीक है ना, ये रिस्क लेना भी क्या, 35 पहुँच गया तो डर भी लगता है। इसको सीधा सीधा वो, हाँ 32 निकल जाएगा। 15 × 2.5 आसान है बहुत मल्टीप्लाई करना, वो तो मैंने आलस के मारे किया नहीं, वरना आसान है, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लेना जी। क्या है? मेक अ ग्राफ फॉर करंट विद द इन्फॉर्मेशन बोलो। करंट के ग्राफ बनाना ऐसे ही बन जाएगा, इसी के ऊपर बना दो, रुक जाओ। करंट का ग्राफ बनाना है तुम्हें, इसी के ऊपर एक ग्राफ बना दो। क्यों भाई? क्योंकि देखो ये जो मूवमेंट आती है ना, ये आती है रेजिस्टेंस में, सॉरी ये वाली नहीं, तो इसमें दे रखा है कि रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं आर। आपको पता है रजिस्टर में एकदम हाथ मिला के करंट और वोल्टेज चलते हैं। कैसे चलते हैं? लैग और वो लीडिंग और लैगिंग वाला सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? खान अकेडमी की वीडियो देख लो। आई ऑनेस्टली डोंट थिंक आई एम, वो पहली बार वाइट यूज़ करने को मिला है। तो बिल्कुल जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये भी ऊपर जाएगा। मतलब यू गाइज नो, ये छोटा बड़ा छोड़ दो, छोटा बड़ा क्या है, ये कैसे मेजर करोगे? ये वोल्टेज है, ये सॉरी ये वोल्टेज है, ये आर है, कैसे मेजर थोड़ी कर पाओगे दोनों को? सेम वही है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मेरी पुरानी वीडियो देख लो, मैंने अच्छा खासा वो टाइम स्पेंड किया इसमें। लेकिन यार ये कोई बात नहीं हुई। मैं एक्चुअली मुझे अभी ना अपनी फ्रेंच मैम की याद आ रही है। मेरी फ्रेंच मैम बहुत करती थी कि मैं पढ़ा चुकी हूँ या मैं ये मैं पढ़ाऊँगी, तो वो बहुत इरिटेशन होती थी, और मैं भी वही कर रहा हूँ। आई हैव बिकम द वेरी थिंग आई यूज़ टू हेट। अच्छी टीचर थी एक्चुअली।
शॉर्ट आंसर तो ये मैंने आपको बोल दिया कि आप उस वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। लॉन्ग आंसर ये है कि इवन आई डोंट हैव द कन्फर्मेशन कि ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे बताए। फेज़ क्या है? हाउ वुड यू फाइंड फेज़ डिफरेंट फॉर टाइम ऑफ वेव? हाउ सॉरी, फेज़ क्या होता है? फेज़ आई डोंट नो। मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ इस क्वेश्चन पे कि मुझे पता ही नहीं फेज़ क्या है। पहले ऊपर वाला करते हैं फिर नीचे वाले पे ध्यान देंगे। अब 5:40 हो गया यार। आई टू वॉश माई सेल्फ। प्लस 90 मिनट का लेक्चर हो गया हम लोगों का, ये लंबा लेक्चर पड़ गया। कितना बचा है? रुक जाओ, अभी तो है, अभी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो तो फिर मैं तो अब से थोड़ी विदाई लेता हूँ, आता हूँ ज़रा जिम जाम करके। भाई साहब 2 हफ्ते बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ यार 2 हफ्ते बात कर रहा हूँ यार मैं अच्छा नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो 18 को किया था, आज क्या है? आज ही 18 है। ना आई रिमेंबर यार, मैं कर चुका हूँ यार इसे। देयर इज़ नो वे कि मैं 2 हफ्ते बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। नेवर माइंड। लास्ट चलो छोटा सा बचा है, कम वो घंटे वो कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं इसे। मैं बाद में अगले दिन आ रहा हूँ। यार ये बरी करो इस कार्ड को यार, ये भी बरी कर दो। ये मैं जो कार्ड बरी कर रहा हूँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारे किसी काम के कार्ड है ही नहीं। हाँ यहाँ आता है, ये हुई ना कुछ बात। चलो ये जितने भी कार्ड थे ये उन चैप्टर्स के थे जो कि या तो हमने किए नहीं है और या तो इतने दिनों पहले किए, रिवाइज़ नहीं किया, इसलिए मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। तो दैट्स दैट, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। सब बायो कर लेनी चाहिए थी। If the ratio of concentration of electrons to holes in semiconductors is 7/5 and the ratio of current is 7/4, what is the ratio of drift velocities? आपको concentration दे रखे है, ठीक है? concentration of electrons to that of holes, electrons upon holes दे रखे हैं 7/5, ठीक है? electron upon holes दे रखे हैं 7/5 holes। रेशन करंट का रेशो दे रखा है 7/4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ पहले तो। फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? एक सेकेंड। और जहाँ तक मुझे याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद आता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऑनेस्टली मुझे पहली चीज़ वही याद आती है। और क्योंकि मैं एक्चुअली निकाल चुका हूँ ये पहले, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना तो कुछ ऐसा ही किया था मैंने। फिर मैंने ये एलिमेंट, ये सब नहीं करना चाहिए, मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे याद किया था। एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास, फोर्स होता है EQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q अपॉन मास इनटू टाउ लेते हैं, ठीक है? यहाँ टाइम की जगह टाउ लेते हैं। मुझे ऐसे याद है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको जैसे याद करनी है कर लो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो ऐसे याद कर चुका हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली में वेलोसिटी होती है जैसे एक कोलिजन के बाद, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, यहाँ कोलाइड करेगा, मतलब इससे कोलाइड किया, फिर इससे कोलाइड किया, फिर मे भी यहाँ गया, फिर कोलाइड करके यहाँ गया, मतलब ओवरऑल तो यही मूव कर रहा है, लेकिन कोलिजन बहुत होता है। और इन दोनों के बीच की जो वेलोसिटी होती है एक कोलिजन से दूसरे, मैं तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता हूँ, ना कि इस वेलोसिटी को कि इतना डिस्टेंस कितना पार करेगा वो। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से यही होती है, ठीक है? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता चल गया। इसके लिए आपको E चाहिए, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेम है। Q क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आई गेस हो गए। Q को मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तरह ले सकता हूँ। टाउ क्या हो गया? टाउ हो गया टाइम हो गया। पता नहीं मुझे यहाँ क्या यूज़ करूँगा मैं, मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो क्लू। आई गेस एक चीज़ कर सकता हूँ, जैसे करंट है, करंट आपको पता है कि करंट का एक फार्मूला होता है। करंट को अगर मैं लेके चलूँ I, तो आपको पता है I का एक फार्मूला सिंपल Q/T होता है, ठीक है? करंट Q/T। लेकिन मेरे हिसाब से एक और फार्मूला होता है VDE समथिंग करके, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। करंट बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। शायद एरिया भी होता है कुछ, टाउ भी रिलेटेड होता है इससे। देख लेते हैं एक बार, है ना? फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा देख ले। NEAVD, इससे अभी आंसर मत देखना, बस इतना याद देखना, इतना देखो बस, NEAVD, ठीक है? अभी नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करेंगे ना फिर से, अभी आएगा ये क्वेश्चन, तो
अगेन कर दिया मैंने, क्वेश्चन आएगा। कंस्ट्रेंट मैंने अभी भी नहीं पढ़ा, सॉरी। कब पढ़ोगे भाई? देखते हैं कब पढ़ने का मन करेगा, जब पढ़ेंगे। मोबिलिटी दे रखी है हमें यहाँ पे, मोबिलिटी दे रखी है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। कंडक्टिविटी दे रखी है हमें 5 mho अपॉन सेंटीमीटर। आपको बताना है इम्प्योरिटी ऑफ कंसनट्रेशन। देखो मैं मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया था ये, अगर आप नोटिस करोगे। इफ़ यू कैन सी, शाउट आउट टू ऑल माई ब्लाइंड होमीज, इफ़ यू कैन सी, चेंज द कलर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब, हर जगह सेंटीमीटर क्यूब है। आपका जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा नीचे, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि सारे यूनिट्स ऐसे हैं। सेंटीमीटर क्यूब अगर चाहिए आपको, मैं पहले बताता हूँ बहुत ख़राब तरीका है, लेकिन फिर भी मैं कैसे करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तरीका। और मैं लाइक 3-4 बार कर लिया मैंने क्वेश्चन, और 3-4 बार से ये तरीका अपनाते आ रहे हैं हम लोग। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। आपको क्यूब चाहिए, यहाँ पे क्यूब नीचे ही है और यहाँ पे क्यूब ऊपर है, तो इसे नीचे कर देना, ठीक है। बहुत ख़राब तरीका, बट बेयर विद मी, देखो लास्ट में काम आएगा ये। मो होता है, ओम को उल्टा कर दो तो मो बन जाता है ये, ठीक है। ओम आपको पता है, ओम हो गया रेजिस्टेंस का यूनिट, जो कि वी बाई आई। तो मो हो गया ऑब्वियसली आई बाई वी, तो आई बाई वी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5 mho और नीचे आ गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर तो खैर चाहिए ही चाहिए था हम लोगों को। इंटू हो गया आपका 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। तो इसको अगर मैं 5000 के नीचे लिख दूँ, 5000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। वोल्ट से वोल्ट कट गया आपका, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका आंसर। फिर भी यहाँ आई है, आप ये नहीं कह सकते कि 10⁻³ आ गया भाई मेरा आंसर। अभी भी देखो नीचे यहाँ पे आई है और यहाँ पे सेकेंड है। आई को आप लिख सकते हो, आई को लिखोगे आप। अभी मैं बस यूनिट को ना ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा कलर चेंज करने दो। आई को मैं लिखता क्यू बाय सेकेंड, ठीक है, चार्ज अपॉन वो इंटू एस ऊपर था। इसको क्यों नहीं लिखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब तो चाहिए था, तो आ गया। तो 10⁻³ इंटू क्यू आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ना। तो ये हो जाएगा, होगी कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई है, चलो देखते हैं। वोल्ट से वोल्ट कट गया इसलिए ये तरीका अच्छा नहीं था, ये तरीका। क्या मिस किया हमने? अच्छा हाँ 1 पॉइंट, ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा था। हमें एक्चुअली क्यू मिला हमें, ठीक है, ऊपर क्यू मिला, क्यू से रीड करना था, इसलिए हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नीचे लिया, ठीक है। तो यहाँ लगभग 10 ले लो, इसे 1.6 ले लो, तो ये हो गया 10⁻⁻4। 10, ये 4 कहाँ से आ गया, 3 था, इसको इंटू 10 ले लिया ना। 10 क्यों लिया, 1.6 से डिवाइड करने में आसानी हो जाती है। हाँ, तो 10⁻⁻19 ऊपर अगर जाओगे सॉल्व करने बैठोगे, इंटू 10⁻19 ऊपर गया, 19 - 4 हो गया आपका 15, और 10/1.6 होता 6.25 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है। बात है भाई, इतने आपके मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी हमें। ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे फार्मूला ज़्यादा अच्छा वो लगता है भाई, तब भी गलत तो है ना तेरा। गुड पॉइंट 6.25 इंटू 10⁻15। कोई बात नहीं, लास्ट स्टेप में हमने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी, तो इतना तो कर ही सकते हैं यार, क्या दिक्कत है। हाँ यही था ना, इसे 1.5 महीने बात करेंगे। कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन, फक, जूम आउट नहीं हो रहा गाइस, एज़ यूजुअल आंख की प्रॉब्लम्स। चलो, 2 फोर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 9:11 का, रिजल्टेंट उनका 38 न्यूटन है। अगर उन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो उनका मैग्नीट्यूड बताओ। 2 फोर्स दे रखे हैं 9x 11x, ठीक है, रिजल्टेंट उन दोनों का 38 न्यूटन है। जो भी है, एक 9x है, एक 11x है, ऐसे मैं बना रहा हूँ। ये आपका 11x मैं मान लेता हूँ, और ये आपका 9x मान लेता हूँ, 9xm। शाउट आउट टू नॉस्टैल्जिया।
कीपिंग अस ऑल मिजरेबल एज वेल एज हैप्पी एट द सेम टाइम। तो ये देखो, ये 30 डिग्री हो गई। क्या करूँगा इसका, क्या करूँगा मैं इस 30 डिग्री का, क्या करूँगा इस यूजलेस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा कहीं ना कहीं ऐसा बीच बीच में तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा 11x के साइड टिल्टेड होगा, बना देता हूँ, कुछ ऐसा सा मैग्नीट्यूड होगा। और ये 38 न्यूटन का है वाला, ठीक है, 38 न्यूटन है ये। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ दोनों का। अच्छा ठीक है, तो एक ही चीज़ कर सकते हैं यहाँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि ए स्क्वायर, देखो आपको फार्मूला अगर याद हो, ए स्क्वायर प्लस, अगर आपको मान लो मतलब वो निकालना, और दो वेक्टर का एडिशन निकालना है आपको, वेक्टर एडिशन निकालना है, और दो आपने वेक्टर ऐड किया, आप जाहिर सी बात है 9, 11, 20 नहीं लिख सकते। वैसे तो 9, 11 ही मत लिखो, 9, 11, 20 नहीं लिख सकते आप, 9 + 11 क्यों नहीं लिख सकते? वेक्टर डजंट वर्क लाइक दैट। या तो हल्की हल्की बारिश होती है, या तो समवन इन ट्रैवल, वो छोड़ भाई। हाँ, वेक्टर ऐसे वर्क नहीं करता, वेक्टर में डायरेक्शन वगैरह भी इंक्लूड होती है। तो ऐसा तो आप, तो एक फार्मूला है, ठीक है, वो फार्मूला है कि अगर आपको, आपका जो भी वेक्टर है एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर ले लो, एक्स आपका वेक्टर है जो आपको निकालना है, फिर आप लो जो आपने वेक्टर्स यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बाउस। अब मैं कहूँगा या तो 2 मिनट स्किप कर दो, क्योंकि मैं ये डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो या तो 2 मिनट स्किप कर लो, या तो थोड़ा देर, या पहले आंसर कर दो, पहले आंसर कर लेते हैं, पहले आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। नहीं यार, फिर आप लोग जो, जिन लोगों को नहीं पता कि ये कैसा है, वो लोग थोड़े अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो ये 11th का है, बट 11th में ही है भाई हम लोग भी। गुड पॉइंट। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग 2-3 मिनट स्किप कर दो, कोई बात नहीं। आओ, कितना फ़नी होगी, 2-3 मिनट बाद भी मैं यही कर रहा हूँ। अब आपको निकालना मैग्नीट्यूड। मान लो ये एक वेक्टर है, तो थोड़ा बड़ा बना दे दो, ये एक है आप पे, और ये आप पे एक चीज़ ये है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, कोई बात नहीं। अब इन दोनों का आपको सम निकालना है, इन दोनों का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने इस चीज़ को, इस वाले को कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, ठीक है, इसके कंपोनेंट दे रहा हूँ मैं आपको। ये थीटा है बाय द वे। इस चीज़ को मान लो, ये मैंने वाई ले लिया, इसको मैंने एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, और इसे ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना मैं, और एक ये मतलब परपेंडिकुलर होता है, दूसरा क्या होता है भाई, ये भी खैर जो इसके अलॉन्ग जा रहा है। वैसे तो ये दोनों मतलब बराबर बराबर जा रहे हैं, ऐसे मान लो। 2 कंपोनेंट ले लिए मैंने, आपको ना मैग्नीट्यूड निकालना है कि इन दोनों को जब प्लस करोगे, ये वाई है बाय द वे, सॉरी ये एक्स है, आप इसको एक्स को प्लस करोगे और वाई को प्लस करोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा वेक्टर का। आपको ये नहीं निकालना कि वेक्टर किस एंगल में है, क्या है, अभी वो नहीं निकालना, वी वोंट बॉदर विद दैट। वैसे तो आपको पता है कि इन दोनों का जो सम होगा वो बीच में आएगा। बीच में कैसे आएगा, अगर आपको वेक्टर को भी इमेजिन करना हो ना, ऐसे इमेजिन करो कि एक नदी यहाँ से आ रही, एक नदी यहाँ से आ रही, मिल के दोनों जाएंगी ऐसे। मान लो ये बहुत ज़्यादा भारी हुई, बहुत ही ज़्यादा हैवी है इस नदी से, तो ये छोटी सी नदी है और ये बहुत बड़ी सी नदी है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों मिलके लगभग इसी डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब ऐसे ये इनमें मिल जाएगी ये, ठीक है। नदी वाला एनालॉजी मुझे अच्छी लगती है, वेक्टर के लिए काम करती है ये। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दोनों को प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे हो गया एक्स, ये ओवरऑल कंपोनेंट हो जाएगा, ये ओवरऑल एक्स कॉस, एक तो ये हो गया वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा प्लस एक्स तो हो ही गया आपका। ये तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में, आपको पता है सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर हो तो प्लस कर सकते हैं, और ये हो गया आपका वाई साइन थीटा, ये वाई साइन थीटा। आई अंडरस्टैंड कि ख़राब है, और अगर आप नोटिस करो कि इन दोनों के अगर मैग्नीट्यूड को प्लस करोगे तो ये निकल जाएगा, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड प्लस किया, इसका मैग्नीट्यूड प्लस किया, ये निकल गया। अब फिर फार्मूला यूज़ कर दो, अगर आप फिर फार्मूला यूज़ करोगे तो मान लो आपका वेक्टर निकलना है वी स्क्वायर, वी निकलना है, या वी स्क्वायर मान लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कलर चेंज करता हूँ, रुक जाओ, ये यूज़ करता हूँ। ये हो गया वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स, प्लस हो गया इसका ओवरऑल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 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 थीटा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2x लिया था a, b लिया y कॉस थीटा। हो गया। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर को इधर लिख लो, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये हो गया आपका आंसर। ईजी, ठीक है, निकला आपका, डिराइव हो गया। ईजी था, इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपको मुश्किल लगा तो कोई बात नहीं, मेरे को भी बहुत ट्राइज लगे थे इसे याद करने में। इट्स ओके, नेवर माइंड, चलो ठीक है। प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्या करें जी? हाँ, तो आप लियो यहाँ लो 9x का स्क्वायर प्लस 11x का स्क्वायर, 11x का स्क्वायर है बाय द वे, प्लस 9 इंटू 11 हो गया 99, 99 इंटू 2 हो गया 198, है ना, 198 कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 शायद √3/2 होता है अनफॉर्चुनेटली, काश 1/2 होता। ठीक है, तो ये हो गया 81x स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना यहाँ पे, बस जैसे ही सॉल्व कर दोगे ना, अगर आपको लग रहा है यार बहुत लंबा खींच गया यार ये, तो बस मैग्नीट्यूड निकालना, चिंता मत करो, हो जाएगा सॉल्व। अच्छा छोड़ो, मैग्नीट्यूड भी नहीं निकालना, मैं रुक जाओ, हाँ लंबा खींचेगा ये, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 38 था ऑलरेडी, तो 38 का स्क्वायर मान लो यहाँ पे। अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ यार, चलो इसे 38 ही रखते हैं, इसका रूट करते हैं। हाँ, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट ऐड करना भूल गया मैं, रुक जाओ, एक्स स्क्वायर यहाँ ऐड कर देता हूँ मैं, इसे छोड़ो। तो 81 इंटू 121 हो जाएगा, मोटा, रुक जाओ, 1 + 1 2, ये हो जाएगा 2 और 2, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस लगभग हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 198 का 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 99 √3, 99 एक्स स्क्वायर √3, जो कि 1.7 के बराबर होता है। तो देखो, घुमा फिरा के आपका लगभग मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। अगर ये 200 है, सॉरी ये 202 एक्स स्क्वायर है, प्लस ये लगभग 170 मान के चल लो इसे, 170 एक्स स्क्वायर, और 202 इंटू 170 क्या होता है? 372 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है लगभग 38 के बराबर। रूट ऑफ 372 कितना होता है? भाई साहब, तो गलत फंस गए यार। रूट ऑफ 372 क्या होता है? यहाँ तो अटक गए भाई, ये तो 12, 13, 14, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर क्या होता है? मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं डेड एंड में जाके फंस गए हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि इसके आगे सॉल्व हो सकता है यार, मैं श्योर हूँ यार, ऐसा मत बोलो। देखो तो एक्स हो जाएगा मोटा 38/√372। 372 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 372 को मैं 380 लिख सकता हूँ। अरे देखो, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो गया 139, चलिए ऐसे तो बहुत हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ मुझे। 17 से इंटरेस्ट है मेरे को। लगभग 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 इंटू 17 हो जाएगा 7 7 49, 1719, 7 + 1 8, 289। हे Siri, square of 18. 18 squared is 1,04,976. Hey Siri, square of 18. The answer is 324. 324, हम 18 ले सकते हैं चाहे तो। स्क्वायर ऑफ 19 बहुत ज़्यादा है। स्क्वायर ऑफ 19 It's 361. ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 19 लेके चलते हैं। 19 बहुत क्लोज है। 19 लेके चलोगे तो देखोगे आप, मतलब इसका रूट करो 361, 372, क्या फ़र्क पड़ रहा है? की फ़र्क पड़ता है? वैसे भी रूट में तो और भी फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए वो। लगभग 2 के बराबर है आंसर। ऑब्वियसली 2 नहीं है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नहीं है आंसर। तो 9 × 12 18
x मिला था, ये हमें x मिला है, ठीक है। तो 9x हो जाएगा 18 और 11x हो जाएगा 22। 18 और 22 के आसपास आंसर है, ये आंसर। इतना लंबा टाइम लगना नहीं चाहिए था, क्यों लग गया फिर, आई डोंट नो क्यों लग गया इतना लंबा टाइम। 301 आ रहा, हम लोगों का कितना आया था, हम लोग का 301 तो नहीं आता यार, है ना। चलो कोई नहीं, 99 इन्होंने ऐड किया था, हमने क्या ऐड किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत थी कि 372 तो नहीं आना था ना हमारा, 372 आना ही नहीं चाहिए था हम लोग का। 372 आया कहाँ से, अच्छा 202 इंटू 176, 176 करना ही नहीं था यहाँ पे। 176 कहाँ से आ गया ये, अच्छा हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया ना। एक cos 31/2 होता है भाई, cos 31/2 होता है, cos 31/2 होता है। आई डोंट नो दैट, आई डो नॉट नो दैट। मुझे तो अभी लग रहा था cos 30, चलो छोड़ो हटाओ, हो जाती है, इतनी गलतियाँ तो होती रहती हैं। कंस्ट्रेंट स्किप करना था मैं, कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन ही था ना ये, छोड़ो मुझे समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन गायब भी हो गया। दिक्कत वाला क्वेश्चन आ गया, दिक्कत वाला क्वेश्चन आ गया, एंड आई हैव टू गो हिट द जिम। अरे यार चलो छोड़ो। 8 मीटर से ड्रॉप गिरी, कितने कितने गार्ड रह रहे हैं, तो जल्दी तो नहीं हो पाएगा यार, टाइम लगना पड़ेगा। बायोलॉजी भी करना है, छोड़ दूँ क्या, चलो करते हैं, देखते हैं। देखो वाटर ड्रॉप गिर रही है 8 मीटर अबव से, ठीक है, 8 मीटर अबव से पानी का ड्रॉप गिर रहा है। ये रहा वाटर ड्रॉप आपका रेगुलर इंटरवल पे। द थर्ड ड्रॉप इज़ लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप। अब पहले तो देखो कि पहले ड्रॉप को नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। नीचे जाने में लगेगा मतलब 8 इज इक्वल टू UT 0T हाफ AT स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर। T हो जाएगा रूट ऑफ 2 हाइट अपॉन A, तो 2 इंटू 8 अपॉन 10 लेके चलना है, ठीक है, 10 लेके चल लो। रूट 1.6 सेकेंड्स लग जाएंगे नीचे तक आने में, ठीक है। तो नीचे तक आने में रूट ऑफ 1.6 हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 समथिंग सेकेंड्स होंगे। छोड़ो, डजेंट रियली मैटर, जो भी है टाइम लग रहा है 1.6 सेकेंड्स, रूट ऑफ 1.6 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा ऊपर से लेके नीचे तक आने में। अब इतने में ना, आप इतने सेकंड में जो हो गई 2 ड्रॉप गिरी थी। 2 ड्रॉप कैसे यार, तुमने तो कही तीसरी ड्रॉप निकल रही है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, तीसरी ड्रॉप निकल रही है। मैंने ये नहीं कहा था कि तीसरी ड्रॉप गिर गई, तीसरी ड्रॉप निकल रही है। तीसरी ड्रॉप निकलने में मतलब ड्रॉप कितनी गिर गई, 2, रेगुलर इंटरवल था तो डिवाइड कर दो 2 से। तो आपका जो बीच में टाइम है, मतलब जो टाइम इंटरवल निकाला था हमने, टाइम इंटरवल हो गया आपका रूट ऑफ 1.6/2 टाइम इंटरवल है। अब इतने में सेकेंड ड्रॉप कहाँ पहुँचेगी, अब देखो 1.6, अब जैसे तीसरी ड्रॉप निकल रही है, पहली ड्रॉप निकली, टोटल उसे 1.6 रूट ऑफ 1.6 सेकेंड्स लगे। दूसरी ड्रॉप कहीं होगी, बीच में कहीं होगी, और तीसरी ड्रॉप निकल गई, मतलब दूसरी ड्रॉप ने अभी टाइम लगाया होगा 1.6/2 का, रूट 1.6/2 का टाइम उसको लग गया होगा। जहाँ भी पहुँची है उससे मतलब नहीं है, अभी इतना टाइम लग गया उसे। अब निकाल लो कि कहाँ तक नीचे पहुँची होगी। H हो गया UT आपका 0 है ना, हाँ, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि स्टेशनरी है ना, मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉप को। हाफ A हो गया 10 इंटू T स्क्वायर, 10 हो गया आपका 1.6/2 यार, लेकिन T तो रूट 1.6/2 था, T स्क्वायर है ना, ये भी तो ध्यान दो। ये हो गया लगभग 16/4, 4 मीटर हो गया। अब 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया उसने, तो मेरे हिसाब से कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ, याद आ गया मेरे क्या गलत कर रहा हूँ। देखो
हाँ मैं अच्छा पहले तो आप ट्राई करो, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो, मैं पानी पीता हूँ जब तक। ट्राई करो कि हमने गलती क्या निकाली इसमें, मतलब गलती क्या हुई है। एक हल्की सी छोटी सी गलती हुई है। लास्ट बारी मैं समझा देता हूँ क्या किया हमने। 3 ड्रॉप, देखो आपकी ड्रॉप गिर रही है, 3 4 5 6 सब छोड़ दो, ड्रॉप गिर गई, ड्रॉप गिरी 8 मीटर से नीचे। अभी इंटरवल वगैरह सब छोड़ दो, कितना टाइम लगा होगा? टाइम लगा रूट 1.6 सेकेंड का टाइम लगा। सिंप्लीफाई मत करो, छोड़ दो, करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ऑनेस्टली, उन्होंने कर दिया वो अलग बात है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इतने में वो कह रहा है कि देखो रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉपें गिर रही हैं, और जब तुम्हारी पहली ड्रॉप नीचे गिरी तभी तुम्हारी तीसरी ड्रॉप निकल रही थी, मतलब 2 ड्रॉप गिरी उतनी देर में, 2 ड्रॉप गिरी, तो दोनों के बीच का टाइम कितना होगा, मतलब टोटल टाइम जितना लगा, मान लो अगर 10 सेकंड होता, अगर मान लो, अब पता दिक्कत क्या आ रही है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये रूट आता है ना तो परेशान हो जाता हूँ मैं और जनरल पॉपुलेशन भी मोस्ट वाली परेशान हो जाती है रूट के आते ही। रूट आ गया, मान लो 10 सेकंड होता, 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड लग रहे हैं ड्रॉप को गिरने में, और जैसे ही 10 सेकंड हो गए ना तो वैसे ही तीसरी ड्रॉप गिर रही है। इसका मतलब एक और ड्रॉप गिरी थी, और आपको पता है रेगुलर इंटरवल में तो 2 ड्रॉप गिरी 10 सेकंड में, इसका मतलब 5 सेकंड में हर एक ड्रॉप गिर रही है। 5 सेकंड हुए तो जैसे ही 5 सेकंड हो गए तो दूसरी ड्रॉप भी गिर गई होगी। आप सेम लॉजिक यही है, टाइम जो लगेगा वो टोटल टाइम का हाफ लगेगा, और यहाँ पे हमने जो रूट लगाया, रूट लगना था टोटल टाइम आपका रूट 1.6/2, इसको रूट में इंक्लूड नहीं करना था, इसे हमने रूट में इंक्लूड कर दिया, यही गलती थी। बाकी करके देखो, फिर इसका जब स्क्वायर करने जाओगे आंसर निकालने के लिए तो 1.6 और नीचे 4 आएगा, ठीक है। छोड़ो, अब आ गया आंसर आपका कितना, 16/4 तो 8, 16/8 यानी कि 2 मीटर, लगभग 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, बचा कितना 6 मीटर। वैसे तो मैं आंसर 6 करता, लेकिन इन्होंने शायद ये मैं बी करता, इनका डी क्यों आया मुझे नहीं पता, इनका डी क्यों आया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मे बी इस चीज़ की वजह से। खैर अगर किसी को पता चले कि इनका डी क्यों आया सो प्लीज़ डू टेल, ठीक है, बता देना मेरे को। इसे मैं इजी कर रहा हूँ। फेस क्या होता है, कल यहीं पे वो ख़त्म हुई थी ना हमारा, देखते हैं फेस क्या होता है। What we have is simple. Phase is simply put an angle. Phase एक एंगल है, phase. Well, what angle exactly for SHM? पेंडुलम वाले केस में phase exactly है क्या? अब मैं पेंडुलम में exactly बता नहीं पाऊंगा, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि टोटल एंगल जब एक बार चक्कर लगाओ तो 60 डिग्री होता है, एक चक्कर लगाओ। अब मुझे फेज़ में ये सर्कुलर में समझा रहा हूँ मैं, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद याद नहीं क्या है फेज़ का मतलब। मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग एक चक्कर लगाओगे 2π हो जाएगा, ठीक है, और 2π में आप टी टाइम में, मतलब टी टाइम लगा रहे हो, कैपिटल टी टाइम में। अच्छा, एंड वी कैन फाइंड, देखो घूम फिर के मुझे खुद नहीं पता फेस क्या होता है, चलो लास्ट में देखेंगे ऐसे, पहले इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे नहीं पता, ये मैंने अच्छे समझाया नहीं यहाँ पर भी, कोई बात नहीं, अब एक ही क्वेश्चन पे पॉन्डर नहीं करना चाहिए ना, आगे बढ़ते हैं। बाय द वे ये फिजिक कम्युनिकेशन डिवाइस का है, जो भी मैं कह रहा था, COT के लिए मैं पढ़ के गया था, 95 परसेंटाइल आई मेरी परसेंटाइल, और नंबर लगभग 104 105 ही थे 200 में से। हाउ अबाउट दैट, बहुत ख़राब नंबर, आई डेंट लाइक दैट। 105 नंबर पे सोच रहे हो, 95 परसेंटाइल, पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बायो में तो 90 परसेंटाइल, जबकि 170 नंबर, 169 टू बी एग्जैक्ट। I don't like it, man. Come on, man. That's too easy. चलो, कम्युनिकेशन डिवाइस का है, पढ़ लेते हैं, अगले साल भी COT दे ही देंगे, क्या दिक्कत है। While propagating through a medium is known as attenuation. Attenuation होता है सिग्नल जब आपका लूज आता है ना, थोड़ा मतलब कमज़ोर हो जाता है, उसे attenuation कहते हैं। ये इक्वेशन ऑफ वेव है, एग्जैक्टली है क्या, सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज़ वाई, पहले इसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। वेव, ये नया क्वेश्चन है क्या यार, वेव कितने टाइम से नहीं पढ़ा मैंने। एक्चुअली मैं वेव कर रहा था, जबकि मुझे करना चाहिए नहीं था, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट ही करेंगे। ए साइन, एक्चुअली क्या होता है, मैं वो चलता है मेरा, वेव चलती है मेरी, नो पन इंटेंडेड। मैं बीच बीच में वो करने लगता हूँ, बहुत ज़्यादा आंकी करने लगता हूँ, और फिर बीच बीच में बहुत ज़्यादा वो करने लगता हूँ, लेक्चर्स करने लगता हूँ, और MCQ भी करने ही करना है। खैर में काफ़ी टाइम हो गया लेक्चर्स वगैरह कर रहे हुए,
लेक्चर्स भी करेंगे, चिंता मत करो, तुम चिंता कर रहे हो यार। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब वेव, ये तुम वाई देख रहे हो ना, ये जो है ये वेव का एम्पलीट्यूड बताएगा आपको कि वेव एग्जैक्टली है कितनी बड़ी, वेव कितनी बड़ी जा रही है। ये टाइम के अकॉर्डिंग वेव कितनी बड़ी है, और टाइम, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग और एक तो पोजीशन के अकॉर्डिंग। वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में कितना आगे बढ़े, क्योंकि होता है ना यहाँ मान लो एक तो टाइम हो गया, एक इसे टाइम में मान लो, ठीक है। वाई टाइम भी मान लो, एक समय में टाइम मानूंगा, एक समय एक्स मानूंगा। आप जितना टाइम में आगे बढ़ते जा रहे हो, टाइम में ऑब्वियसली चेंज होता रहता है, और पोजीशन में भी सेम वही चीज़ है, पोजीशन में भी चेंज हो रहता है। तो दोनों को कंबाइन एक वो बनाया गया है। अगर ये आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही ना तो कोई बात नहीं, ये एक्चुअली जब मैं तो कहूँगा यहाँ वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रही है तो आप बंद ही कर दो। अगर ये लास्ट में बहुत हाफ ऐस करने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ। हाफ ऐस मतलब आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो कर सकते हो बंदा, आई वोंट माइंड। वाई इज़ द एम्पलीट्यूड टिल विच द वेव इज़ राइजिंग, मैं एम्पलीट्यूड बता दिया था। आई से जम्प, दे से हाउ हाई, इट रियली शुड बी दे आस्क। मतलब वाई आपको बताएगा एम्पलीट्यूड कितना है, आप इसमें वैल्यूज पुट करो, एम्पलीट्यूड बताओ, जो कि मैंने बता दिया था। द ओमेगा टी इज़ बाबू राव हेयर, इट विल ऑलवेज बी इन आवर इक्वेशन। ये जो ओमेगा टू है, अच्छा हेरा फेरिया से मैंने शायद इक्वेट किया है ऐसा। ओमेगा टी हमेशा हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वी नो द एम्पलीट्यूड चेंजेस विद टाइम, आपको पता है कि टाइम के हिसाब से कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है वेव, लाइफ की तरह। फ्रैंक सिनात्रा, इट्स लाइफ सॉन्ग अच्छा है। सिंस देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स बिलियंस एंड मोर ऑक्सीलेटिंग, वी नीड द केक्स टू फाइंड आउट विच पार्टिकल इज। अब देखो क्या होता है ना, ऑब्वियसली एक ही पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। वेव में क्या होता है, ये वाला पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर एक उसके बगल वाला भी सेम ऐसे करता है, उसके बगल वाला भी सेम ऐसे करता है, अलग अलग करते रहते हैं। तो आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इस रस्सी में किस पार्टिकल की बात हो रही है जो विब बना रहा है, वो डिसाइड होता है इस वाले टर्म से। टाइम ये करता है, ये करता है। और जो फेस चीज़ होती है वो हमें बताती है कि हमने मतलब दोनों चीज़ें आगे बढ़ना, ऊपर नीचे करना एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था या अलग अलग टाइम पे। अगर ये, अच्छा मैं बताऊँ आपको, अच्छा हाँ बाय द वे, फिर से अगेन आई विल आस्क यू गाइज। तो आप लोग, मैंने तो सिर्फ बाबू राय का कैरेक्टर किया, जो दूसरे अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के जो कैरेक्टर्स हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग उसकी एक एनालिजी बनाओ, देन कमेंटेड। नेवर माइंड। हाँ मेरा कहना था ना, ये जो ओमेगा वगैरह वाले, वेव वगैरह वाले क्वेश्चन आए हैं, दे विल बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय क्वेश्चंस। ये तो खैर कार्ड है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये इन कॉन्सेप्ट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन से ही होगा। तो चलो भाई मिलते हैं, बाय। अब कितने कार्ड रहे ना वैसे, कोई नहीं 16 कार्ड हैं, ओके इट्स फाइन, नेवर माइंड। अभी हम आके बायोलॉजी शूट करेंगे, चलो बाय।